So, alright, guys, welcome to lecture number 15. Today we will discuss the advanced technical analysis. Yes, तो आज हम डिस्कस वो करेंगे जो कुछ रह गया है। काफी सारी चीजें हैं जो जो भी मतलब काफी तो नहीं है, बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं। अभी तक जितना भी डिस्कस किया आप उसके बेसिस पर ट्रेड ले सकते हो, है ना। प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। ओके, तो अब कुछ कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंस से। डाइवर्जेंस क्या होता है? देखो, डाइवर्जेंस जहां पर भी आता है वहां पर एक चीज आती है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि प्राइस कुछ कर रहा है और इंडिकेटर जस्ट उसका अपोजिट कर रहा है ना। इस चीज को चार्ट पर देखते हैं कैसे। ठीक, तो इसका मतलब है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके बीच में, तो उसके बेसिस पर हम कुछ एक्शन लेंगे। अब हम उसकी बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, किस तरीके का है। तो मान लो क्या हुआ कि प्राइस है, प्राइस तो कुछ ऐसे हायर हाइज बना रहा है, ठीक। और इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर भी प्राइस को फॉलो करता है, राइट। तो इंडिकेटर भी प्राइस को फॉलो करते करते ऐसे हाइज क्रिएट करेगा, करस्पॉन्डिंग हाइज करस्पॉन्डिंग लोस को क्रिएट करेगा। ऑलराइट, so if I just ask you, can you see a difference between price and indicator? कुछ कुछ अजीब है क्या यहाँ पर? प्राइस के नेचर पे और इंडिकेटर के नेचर पे कुछ अजीब यहाँ पर आपको दिख रहा है? क्या चीज है? कुणाल एंड शिवम सिंह, यस, हाँ। तो देवेंद्र इज सेइंग दैट हायर लोस एंड लोअर लोस, ओके, हायर हाइज एंड हायर लोस, ठीक। तो हाँ, हम लोग हाइज और लोस कहीं ना कहीं हाइज और लोस कंपेयर करने वाले हैं, है ना। यस, आदित्य इज सेइंग अप ट्रेंड प्राइस एंड डाउन ट्रेंड इंडिकेटर, ओके गुड। तो देखो यहाँ पे मेन थिंग क्या चीज है कि यहाँ पे हम बना रहे हैं, पहली ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हम बना रहे हैं हायर हाइज, सही है। हायर हाइज हम बना रहे हैं और इंडिकेटर में हम बना रहे हैं करस्पॉन्डिंग हाइज जो हैं, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग हाइज। इंडिकेटर में हम करस्पॉन्डिंग जो हाइज बना रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे लोअर हाइज, राइट। दीज आर योर लोअर हाइज, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज एक पहला कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप इनको लाइन ज्वाइन करोगे, इन हाइज को लाइन ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लाइन ज्वाइन करने जाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो इफ आई जस्ट आस्क यू, ऊपर ऊपर से जस्ट मैं पूछता हूँ, क्या ये कुछ डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है? यस और नो? कुणाल सिंह, यस। देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है ऊपर और एक लाइन ऐसे नीचे जा रही है, क्या ये कुछ डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है ना। हाँ, तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं कि प्राइस के नेचर में और इंडिकेटर के नेचर में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कुछ स्पेशल स्पेशल तो नहीं, कुछ ही इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर ज्यादा जाते हैं क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है। तो मूविंग एवरेज में ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहां पर हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं? हम इनको ऑसिलेटर्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स की एक टाइप होती है, उनका नाम है ऑसिलेटर्स। बेसिकली वो सारे के सारे ऑसिलेटर्स जो आपके नीचे लोअर सेक्शन में दिखते हैं, ठीक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा इस चार्ट पे तो आपको एक इंडिकेटर दिखाई देगा, तो वो लोअर सेक्शन में आता है, ठीक है। ये आया आपका इंडिकेटर। तो ये है आरएसआई, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटर, राइट। तो ऑसिलेटर क्या होते हैं? ऑसिलेटर कुछ दो वैल्यूज के बीच में ऊपर नीचे रहते हैं, ऐसे वेव्स बनाते हैं इन दो रेंज के बीच में। एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अधिकतर ये रहती है 100 और 0 मोस्टली सभी इंडिकेटर्स में, है ना। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं? तो इंडिकेटर हमको यूज करने हैं आरएसआई, स्टोकेस्टिक और मैकडी, ठीक। ये इंडिकेटर्स हम तीन मेन यूज करेंगे। अच्छा, इनमें से भी सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे? इनमें से भी मैं आपको ये सब इसका कंफ्यूजन दूर करता हूँ कि क्या यूज नहीं करना है, ठीक है। ये तीन इंडिकेटर्स हमारे शॉर्टलिस्ट हुए थे। अब क्या हुआ, हमको एक क्लियर डाइवर्जेंस चाहिए रहता है, मतलब एक क्लियर व्यू रहता है कि हाई क्या है और लो क्या है इस चीज के लिए। अब आप ये बताओ, इसमें आपको क्लियर हाई और लो कौन से इंडिकेटर में मिलेंगे? अगर जैसे मैं आपसे पूछूं हाई लोस, कौन सा इंडिकेटर ऐसा आपको लगता है कि जहां पे हमको एक क्लियर हाई लो का सेंस मिलेगा? हम्म, आरएसआई, आदित्य एंड कुणाल सिंह आरएसआई, स्टोकेस्टिक जय सिंह स्टोकेस्टिक, शिवांग सिंह स्टोकेस्टिक, ओके। तो अगर मैं आपको अब बताता हूं यहाँ पे कि हाइज लो देखते देखते टाइम यहाँ पे स्टोकेस्टिक पे आपके होते हैं दो लाइंस,
मैकडी में होती हैं दो लाइंस। मैकडी में क्या क्या होता है, एक होती है मैकडी लाइन, एक होती है सिग्नल लाइन। स्टोकेस्टिक में दो लाइंस कौन सी हैं, एक होती है परसेंटेज के, एक होती है परसेंटेज टी। आरएसआई में सिर्फ एक लाइन है। तो अगर मैं आपसे अब दोबारा पूछता हूँ कि कौन सी लाइन, कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जहां पर हमको हाईज और लोज देखने में आसानी होने वाली है? योर व्यू नाउ। क्लियरली आरएसआई, राइट? क्योंकि आरएसआई में सिर्फ एक लाइन है, स्टोकेस्टिक में दो लाइन है, तो दो लाइंस में हमको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस लाइन का हमको हाई और लो देखना है। क्योंकि मैं अब जस्ट आपको एक आइडिया दूं कि स्टोकेस्टिक में क्या होने वाला है। स्टोकेस्टिक में क्या होगा, एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ऊपर नीचे जाएगी, ठीक, और दूसरी लाइन कुछ ऐसे ऐसे बिहेव कर रही होगी। अब आप ये बताओ कि हम कौन सा लो देखें, क्या हम इस लो की बात कर रहे हैं या इस लो की बात कर रहे हैं? ये कंफ्यूजन हुआ ना हुआ, है ना? तो इसीलिए हम आरएसआई यूज करेंगे। आरएसआई क्या है, आरएसआई ऐसे ही मोमेंट पे आरएसआई सिर्फ कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो क्या आरएसआई में कंफ्यूजन है कोई? नहीं है ना? ओके, सो व्हाट वी विल यूज, देखो आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि बुरी बात है यूज करना, नहीं यूज करेंगे तो। बट मेनली हम लोग आरएसआई को यूज करेंगे क्योंकि वहां से कोई कंफ्यूजन हमको नहीं है, आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं, और सिंपलिसिटी तो हम वैसे भी चाहते हैं कि हमको मिले। अच्छा चलो ठीक है, ये समझ में आ गई कि कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का हम करेंगे क्या, हमने एक चीज निकाली, कुल मिला के एक चीज कंक्लूड किया कि एक इंडिकेटर यूज करेंगे, एक प्राइस यूज करेंगे, दोनों का बिहेवियर चेक करेंगे, और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके बेसिस पे कुछ एक्शन लेंगे। अब उन एक्शन की बात करते हैं कि कैसे एक्शन लेंगे। तो मान लो आपको ये दिखता है कि हम बना रहे हैं हायर हाइज प्राइस पे कुछ ऐसे, आप अभी इस टाइम यहाँ पे हो, है ना? सिमिलरली अगर आप बात करते हो इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर कुछ ऐसा बना रहा है ना? तो अब आप ये देखो कि ये करस्पॉन्डिंग हाई यहाँ पे ही है ना? ये आप मानो कि ये हाई हमारा इधर ही बन रहा है, ठीक है, ये हमारा हाई है। तो आप ये देखो, आपने ये देखा कि यहाँ पर एक कुछ डाइवर्जेंस जैसा है, एक कॉन्फ्लिक्ट आपको पता चल गया कि एक कॉन्फ्लिक्ट है मार्केट में। अब तो आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे? अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आता है तो आप फिर क्या बोल सकते हो उसके बेसिस पे? कुणाल इज सेइंग ट्रेंड इज वीक, अदर्स? है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि कुछ काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस वगैरह है, मतलब कुछ कुछ चीज रोक रही है, कुछ चीज अजीब हो रही है। हाँ, हम यहाँ पे ओवरबॉट वगैरह ऐसी चीजों को नहीं लेकर आएंगे। हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है, यस गुलफान सिंह रिवर्सल, अगर कोई ना कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज अभी कंटिन्यू हो रही है वो आगे नहीं होगी। कैन वी से दिस थिंग? यस और नो? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि भाई जो चीज अभी तुम कंटिन्यू कर रहे हो, अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है मार्केट में तो वो चीज अब कंटिन्यू नहीं होगी, वहां से फिर एक रिवर्सल वगैरह आ सकता है। मतलब यहाँ पर जो आप हाइज बना रहे थे, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा डाइवर्जेंस आपको दिख गया तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हम नीचे जाने के लिए रेडी हैं। एक ऐसा व्यू हम बना सकते हैं इस डाइवर्जेंस को देखकर। तो ये समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं। हम्म, हम पहले हाइज लोज के नेचर को देखेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और एक्शन क्या है कि जो कंटिन्यू कर रहा है उसके अपोज में हम एक व्यू बनाएंगे। जैसे कि लो यहाँ पे हमने लो हाइज को देखा था, हाइज को देखकर हमने एक व्यू बना दिया कि अब हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट का मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम इसको किस मार्केट में यूज कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, मार्केट कैसा है? व्हाट इज द काइंड ऑफ मार्केट वी आर यूजिंग दिस डाइवर्जेंस? द मार्केट इज ट्रेंडिंग, राइट? क्योंकि हायर हाइज बोल रहे हैं या हायर लोज बोल रहे हैं, उस चीज के लिए मार्केट को ट्रेंडिंग होना पड़ेगा। यस, यस, या। तो इसको साइडवेज मार्केट में तो यूज करेंगे नहीं, इसको हम यूज करेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में। चलो ठीक है, अब पूरा ये सब भी समझ में आ गया कहाँ पर यूज करना है। अब बात करते हैं, एग्जैक्टली बात करते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ये चीज हमने डिस्कस करी कि एक कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन प्राइस एंड इंडिकेटर्स। समझ में आया? प्राइस जैसे क्या कि हायर लोज प्राइस बना रहा है, लोअर लोज अगर इंडिकेटर बना रहा है, तो ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है ना? जैसे लोअर हाइज बना रहा है प्राइस और हायर हाइज बना रहा है इंडिकेटर, तो ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे हम लोग कैसे एक्शन लेंगे, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, एक बार आपको विजुलाइज करके मैं आपको बता दूं फिर से कि प्राइस मान लो क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे हायर हाइज बना रहा है, बट एट द सेम टाइम करस्पॉन्डिंग हाइज जो इंडिकेटर बना रहा है वो कुछ
वो कुछ हायर हाइज है, मतलब वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग हाइज। ये चीज समझ में आई? तो इसको देखकर आपको पता चलेगा कि एक यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है और एक तरीके का डाइवर्जेंस है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट को देखते हो, ठीक है, यहाँ से आप लेफ्ट देखना चालू करते हो तो आपको एक डाइवर्जिंग लाइंस दिखाई देंगी, यस और नो, है ना? और अगर आप इसको मौका दो तो ये यहाँ पर कन्वर्ज होने के बाद यहाँ से फिर डाइवर्जेंस करना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऐसे आप डाइवर्जेंस को देखते हो, ठीक। कन्वर्जेंस भी बोल सकते थे, तो वहां पर कोई उस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं कि प्राइस तो बना रहा है हमारे हायर हाइज, ठीक, बट जो करस्पॉन्डिंग हाइज इंडिकेटर बना रहा है वो बन रहे हैं लोअर हाइज। ये समझ में आया कैसे हम देख रहे हैं? यस। और क्या चीज हो सकती है? और ऐसे हो सकता है कि हम यहाँ पर लोअर हाइज बनाते बनाते कुछ ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन हमारा इंडिकेटर क्या कर रहा है? हमारा इंडिकेटर लोअर लोज ऐसे बना रहा है, करस्पॉन्डिंग लोअर लोज ऐसे बना रहा है। ये समझ में आया कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहे हैं? दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं। यहाँ पे आप हाइस को भी देखकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हो और लोज को देखकर भी आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि वेव कैसी है, उस टाइम पे आप कैसी वेव को देख रहे हो। चलो ठीक है। तो इस चीज से क्या समझ में आती है? इस चीज से ये समझ में आती है कि हम एक यहाँ से ट्रेंड ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं और एक काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे दोनों तरीके की हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, यस और नो? ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं इस चीज को कि हम कैसे इस चीज को देखेंगे। उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कंटिन्यूएशन और रिवर्सल कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, अगर जस्ट मैं आपसे ये चीज पूछता हूँ कि ये एक अप ट्रेंड है ना, और आप यहाँ पे इस पॉइंट पर हो, यहाँ पे आप ये एंटीसिपेट कर रहे हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये क्या है? क्या ये कंटिन्यूएशन है या ये रिवर्सल है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंटिन्यूएशन, राइट? यस। तो इसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसको बोलेंगे बेरिश कंटिन्यूएशन। अच्छा, एक चीज का और मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेंड को देखकर हम रेफरेंस में कंटिन्यूएशन नहीं बोल रहे हैं, है ना? ट्रेंड को देखकर कंटिन्यूएशन की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक। मतलब जब हम रिवर्सल की बात करेंगे तो आप फिर ट्रेंड को लेकर आओगे, इसीलिए यहाँ पर इस चीज को क्लियरिफाई करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, व्हाट इज दिस? ट्रेंड है हमारा डाउन, ठीक है। यहाँ पे आप बताओ कि इस पॉइंट पर ये क्या है? क्या ये कंटिन्यूएशन है या ये रिवर्सल है? व्हाट इज दिस एट दिस पॉइंट? दिस इज बुलिश रिवर्सल, ओके। यहाँ पर आप जो ऊपर की एक मूव को एंटिसिपेट कर रहे हो, दिस इज बुलिश रिवर्सल, ये ठीक है। कंटिन्यूएशन रिवर्सल समझ में आया, है ना? अब बात करते हैं बैरिश रिवर्सल की, बात कर लेते हैं। मान लो ऐसे हम लोग कंटिन्यू करके ऊपर जाते हैं, प्राइस ने एक नया हाई बनाया और आप यहाँ पे इस पॉइंट पर ये समझते हो कि यहाँ से मार्केट फिर नीचे जाएगा, तो आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के रेफरेंस में ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो ये क्या होगा? बैरिश कंटिन्यूएशन या बैरिश रिवर्सल? दिस विल बी बैरिश रिवर्सल, राइट? ओके, बैरिश रिवर्सल। और ऐसे ही अगर मान लो प्राइस ने यहाँ पर एक हाई, एक हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, और आप यहाँ पर ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि हम नीचे जाएंगे, सो फिर यहाँ पर ये कौन सा एंटिसिपेशन होगा? इसको क्या बोलेंगे? बैरिश रिवर्सल और बैरिश कंटिन्यूएशन। दिस विल बी बैरिश कंटिन्यूएशन, ओके। तो ये चीज हमको समझ में आ गया कि बैरिश कंटिन्यूएशन, बुलिश रिवर्सल और बैरिश रिवर्सल होता क्या है। अब ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर आप डाइवर्जेंस को यूज कर सकते हो। ये चीज समझ में आई? कैसे देखेंगे इस चीज को? अच्छा, मान लो कि आपका एक बुलिश व्यू है, इस अप ट्रेंड की बात करते हैं, इस बुलिश कंटिन्यूएशन की ही बात कर लेते हैं। मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर ही तो अपना व्यू बनाओगे कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, यस और नो? यस। तो इस पॉइंट पर आप क्या क्या चीज को कंपेयर करोगे? आप यहाँ पर लोज को कंपेयर करोगे या हाइज को कंपेयर करोगे? किस चीज को देखकर आप एक कॉन्फ्लिक्ट बताओगे कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है ना? मीनवाइल जस्ट रिमेंबर कि हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, है ना? ओके, एवरीवन इज सेइंग लोज, राइट? लोज को देखकर ही हम कॉन्फ्लिक्ट बनाएंगे, क्योंकि
कॉन्फ्लिक्ट को देखकर हम ये बोलते हैं कि जो चीज अभी हो रही है, अभी क्या हो रहा है, अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट देखकर हम ये बोलेंगे कि हम नीचे जाना बंद करेंगे, अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे अगर डाइवर्जेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है तो। अब उसके लिए हमको लोज कंपेयर करने पड़ेंगे, राइट। लोज को आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे और किसके साथ कंपेयर करोगे, इस लोज को कनेक्ट करने के बाद किसके साथ कंपेयर करना है हमें, कनेक्ट एंड कंपेयर द करस्पॉन्डिंग लोज ऑफ द इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर के लोज को हमको कंपेयर करना है। नीचे इसका एक इंडिकेटर होगा, मान लो आरएसआई है, तो आरएसआई वहां पे कैसे लोज बना रहा है, कि आरएसआई वहां पे ऐसे हाई बनाने के बाद लोअर हाइज बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये लोअर हाइज बना दिए। तो अगर आप यहाँ पर लाइन ज्वाइन करोगे तो आपको जो लाइन ज्वाइनिंग है, लोज की लाइन, करस्पॉन्डिंग लोज की लाइन ज्वाइन करोगे आप, ठीक है। ये आपका करस्पॉन्डिंग लो, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लो है ये, तो इन लोगों आपने ज्वाइन किया तो ये कुछ लाइन ऐसी दिखेगी। ये चीज समझ में आई, एक लाइन ऐसी है ऊपर जा रही है और एक लाइन ऐसे नीचे जा रही है। सो इफ आई जस्ट आस्क यू व्हाट इज दिस, इज इट अ डाइवर्जेंस? क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ना? यस, दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द डाइवर्जेंस। ठीक, चलो ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मैकडी यूज किया है, ठीक है। ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है, बट एक सम काइंड ऑफ अप ट्रेंड में हम हैं। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुका हुआ है, एक मार्केट ने इमीडिएट सपोर्ट बना लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस लो को ज्वाइन किया। अब उसके बाद हमने करस्पॉन्डिंग लोज देखे इंडिकेटर की, तो ये करस्पॉन्डिंग लो है पहला। इसका करस्पॉन्डिंग लो क्या है, अब देखो यहाँ पर अब आता है थोड़ा कंफ्यूजन कि करस्पॉन्डिंग लो हम क्या लें, क्या हम इस लो को देखें या इस लो को देखें। इसीलिए हमने मान लिया कि हम ठीक है, इस लो को हम देखते हैं, ये हमारा काइंड ऑफ एक लो बन चुका है। इसको देखकर हमने बोला कि यहाँ पर एक रिवर्सल है, यस और नो, कैन यू आइडेंटिफाई द रिवर्सल बाय कनेक्टिंग द लोज? कैन यू सी दिस रिवर्सल इन दिस मैकडी? हमने यहाँ पे इंडिकेटर मैकडी यूज किया है। तो अब आप यहाँ पर बोलोगे जो हम नीचे जाना कंटिन्यू कर रहे थे वो अब हम बंद करेंगे और यहाँ से हमारा एक बुलिश व्यू है। सो व्हाट इज दिस, बुलिश कंटिन्यूएशन और बुलिश रिवर्सल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस, है ना। ठीक, समझ में आया इतना? चलो ठीक है। अब कुछ एक दो पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखो। क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं? पॉइंट ध्यान में रखने वाला सिंपल है, बहुत सिंपल पॉइंट है, इतना सा पॉइंट है कि कनेक्ट करते टाइम कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ये जो लाइन है, डाइवर्जेंस वाली जो लाइन है, यहाँ पे प्राइस इंटरसेक्ट ना करे, मतलब प्राइस कुछ ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर ना आए, फिर गेम बिगड़ जाएगा। तो इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली फॉर द इंडिकेटर, इंडिकेटर में ऐसा ना हो कि इंडिकेटर नीचे जा रहा है और फिर ऐसा ऊपर आप कनेक्ट कर रहे हो। ये चीज समझ में आई ना। तो यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन चाहिए प्राइस की तरफ से, ना ही इंडिकेटर की तरफ से कुछ इंटरसेक्शन चाहिए। अगर वहां पे आपको इंटरसेक्शन दिखाई देते हैं तो आप वहां पे डाइवर्जेंस को यूज नहीं करेंगे। ये समझ में आया? और यहाँ पे किया क्या था हमने, बाय द वे, यहाँ पे हमने इन लोज को कनेक्ट किया था और उसके करस्पॉन्डिंग लोज को हमने इंडिकेटर पे कनेक्ट किया था। ये थे करस्पॉन्डिंग लोज, ठीक है। इसको देखकर हमने बोला था कि ये यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है, तो यहाँ से हमारा एक बुलिश व्यू बना था मार्केट पे। अच्छा, तो ये चीज समझ में आई, बट आप मेरे को ये बताओ, क्या ये उतना स्ट्रॉन्ग एक रीजन है मार्केट में ट्रेड लेने का? व्हाट डू यू थिंक? क्या सिर्फ हम इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं? नो, राइट, दिस इज नॉट दैट कन्विंसिंग, ठीक है। तो ये किस तरीके का टूल है, ये किस तरीके की एनालिसिस है यहाँ पे? क्या चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं? Yeah, so Dhananjay is saying if the price intersects and comes back up, won't it still be diverging? No, no Dhananjay, then we will not consider it as the divergence. Okay, हाँ, तो इस चीज को हम सिर्फ एक कंफर्मेशन की तरह यूज करेंगे, इतना समझ में आया। एक अलग से स्ट्रेटजी के रूप में इसको कभी यूज नहीं करना है। स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी जो हम वर्ड यूज करते हैं, उस तरीके से हम डाइवर्जेंस को कभी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग जाने से पहले उधर एक प्राइस एक्शन का सपोर्ट होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? यस और नो? जैसे कि यहाँ पे इस लेवल की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं एग्जांपल।
तो आपको ये समझ में आया कि जब आप एक बुलिश व्यू को देख रहे हो तो अब आप लोस को कंपेयर कर रहे हो। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब आप बेरिश डाइवर्जेंस को देखोगे तो वहां पे आप कहीं हाईज को कनेक्ट और कंपेयर करोगे। ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंड काफी अच्छा है, तो यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड है, क्लियर पुलबैक भी है, तो हमने इस लो को और इस लो को कनेक्ट किया और क्लियर के लिए हमने RSI भी यूज किया है। तो ये हमारा लो है और ये हमारा लो यहाँ पे है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब आप देखोगे कि हम बना रहे हैं यहाँ पर कैसे। यहाँ पर तो हमने बनाए हैं हायर लोज और यहाँ पे हमने बनाए हैं, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस करस्पॉन्डिंग लोज, यहाँ पे हमने बनाए हैं लोअर हाइस। ये चीज ठीक है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखा, दिस इज द डाइवर्जेंस राइट, ये यहाँ जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलना है कि यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन आ सकता है। ठीक, और इधर एक प्राइस एक्शन लेवल होना चाहिए। दिस इज द रेजिस्टेंस, एक्टेड एज रेजिस्टेंस, एक्टेड एज सपोर्ट, अगेन एक्ट एज सपोर्ट, गो एंड टेक द ट्रेड। यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो एक कंटिन्यूएशन की तरह एक्ट कर रहा है। इतना समझ में आया? हम्म, क्या इतना समझ में आया? ओके, ऑल राइट। तो आप अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि करना क्या है। हायर हाइज हायर लोज को हम देख रहे हैं, बुलिश के लिए हम लोग लोज को दे रहे हैं, देखेंगे जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसा अप ट्रेंड है, तो हमको ये देखना है कि ये पुल बैक एंड हो गया है। इसके लिए हम क्या क्या यूज करते थे, हमने फिबोनाची का यूज किया, ट्रेंड लाइन का हमने यूज किया। ये एक और तरीके का कंफर्मेशन है जो हम यूज कर रहे हैं। क्या चीज, यहाँ पर हम इन लोज को कनेक्ट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग इंडिकेटर पे लोज को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक, वहां से हम डाइवर्जेंस को देखना चाहते हैं। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है, राइट। ठीक है, तो अब आप मान लो यहाँ पे इन लोज को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग लोज को आपने इंडिकेटर पे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे तो आपने कैसे बनाए, लोअर लोज, और यहाँ पे इंडिकेटर पे आपने कैसे बनाए, हायर लोज। यस और नो, यस और नो, राइट। अब बात ऐसी है कि आप यहाँ पर ये एंटिसिपेट कर रहे हो कि यहाँ पे हमने एक अपना लो बना लिया है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। सो व्हाट इज दिस, बुलिश रिवर्सल और बुलिश कंटिन्यूएशन एट दिस पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक? दिस इज बुलिश रिवर्सल, राइट। ठीक है, अच्छा, ये ट्रेड कैसी होगी, ये क्या ये ट्रेंड ट्रेडिंग है या काउंटर ट्रेंड ट्रेड है? दिस इज अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड, राइट, दिस इज मोर एग्रेसिव, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर। अच्छा, ये चीज जब आपको दिखती है तो आप कैसा व्यू बना सकते हो, आप ये व्यू बना सकते हो कि ठीक है मैं लॉन्ग नहीं ले रहा, बट मैं शॉर्ट तो एटलीस्ट नहीं जा रहा। ये चीज क्लियर है। जब आपका ऐसा व्यू बन जाता है कि ठीक है यहाँ से काउंटर ट्रेंड ट्रेड आ सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कम से कम शॉर्ट तो अवॉइड कर सकते हो। यस और नो? यस, राइट। यस, तो क्या नहीं करना है, इसके लिए भी हम कई बार इसको यूज करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, एक बार बैरिश डाइवर्जेंस को हम बिना एग्जाम्पल मतलब बिना डिस्कस किए ट्राई करते हैं कि क्या हम इसका व्यू बना पाते हैं या नहीं। ठीक है, एक एनालिसिस करी थी, जैसे कि आपको डिस्कॉर्ड में आपको ऐड किया जाएगा, लिंक भेजे जाएंगे। सो यू कैन सी हियर, दिस इज योर डिस्कॉर्ड। ओके, तो आपको यहाँ पर ये चीज दिखेगी कि आप इंट्राडे वॉच लिस्ट, स्विंग वॉच लिस्ट, यहाँ पर आपको अलग अलग सेटअप्स मिल जाएंगे। ठीक, वहां पे आप अपने चार्ट्स पोस्ट कर सकते हो कम्युनिटी में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि 8 मार्च को हमने एक पोस्ट डाला था कि एनर्जी सेक्टर लुक्स वीक। तो ये किसके बेसिस पे डाला था, इसकी अब हम एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों डाला था हमने। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे फिर हमने ये भी बोला था कि आप एनर्जी में वीक स्टॉक है वहां पे शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो, ओएनजीसी ऑयल, ये 4 स्टॉक को भी हम देखेंगे साथ में। एनर्जी के बाद ओएनजीसी ऑयल, आईओसी और रिलायंस, यहाँ पर क्या हुआ था। चलो ठीक है, 8 मार्च के बाद, 8 मार्च को हमने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर वीकनेस है। अच्छा चलो ठीक है, ये चीज डिस्कस करने से पहले इफ आई जस्ट आस्क यू, यहाँ पे जो भी हमने सीखा है, आपको मैंने इतना बताया कि बिगिनिंग में यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। ये चीज समझ में आई? क्योंकि अभी तक आपने जो सीखा है, मैं जस्ट उसके बेसिस पर आपसे पूछता हूँ, आप बताओ क्या यहाँ पर आप शॉर्ट जाओगे? नो, राइट।
इम्पल्स काफी अच्छा है, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, तो शॉर्ट जाना तो बनता ही नहीं है। यस और नो? सो दिस इज बेसिकली अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड, है ना? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द काउंटर ट्रेंड ट्रेड, और ये थोड़ा एडवांस्ड है। ठीक, मतलब बिगिनिंग में काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं लेनी। आप क्या कर सकते हो, आप बिगिनिंग में कम से कम काउंटर ट्रेंड ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। जब आपके पास अच्छा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, उसके बाद आप काउंटर ट्रेंड लेना भी स्टार्ट कर सकते हो। दिस डिपेंड्स। ये बात समझ में आई सभी को? मतलब इस चार्ट को देखकर मैं इतना चाहता हूं कि कल से आप लोग ये चीजें इंप्लीमेंट ना करें, क्योंकि ये चीज मेरे को आपको बतानी है कि दिस इज अ रिस्की ट्रेड, और ये थोड़ा एडवांस है। आप थोड़ा टाइम लो, मार्केट में थोड़ा टाइम लो, तब आप इन चीजों को ट्राई करना। ठीक, विद दैट बीइंग सेड स्टार्ट करते हैं कि इस चीज के पीछे का रीजन क्या था, एनालिसिस क्या थी। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यूएस ऑयल। यूएस ऑयल क्यों, क्रूड ऑयल को क्यों डिस्कस करना है? क्रूड ऑयल को सर इसीलिए डिस्कस करना है क्योंकि जो एनर्जी के स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है। क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो उसकी वजह से एनर्जी का प्राइस भी ऊपर नीचे होगा। ये चीज हमने पेंट स्टॉक में भी देखा था। पेंट स्टॉक में क्या था, पेंट स्टॉक के साथ उल्टा चीज है। उसमें क्या है कि अगर क्रूड ऑयल के भाव गिरेंगे तो पेंट स्टॉक ऊपर जाएगा, है ना? आप ये चीज देख सकते हो कि जब कोरोना के टाइम पे क्रूड ऑयल का भाव इतना गिर गया था कि वो नेगेटिव तक में चला गया, तो वहां पे पेंट के जो स्टॉक थे वो खड़े रहे थे, है ना? क्योंकि क्रूड ऑयल जब सस्ता हो गया तो फिर क्यों गिरेंगे वो, राइट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेंट के स्टॉक्स है वहां पे जो मेन रॉ मटेरियल है वो या तो क्रूड ऑयल है या उसके डेरिवेटिव्स हैं। जब रॉ मटेरियल, यस एग्जैक्टली रोशन इससे, अगर हमारा रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है तो उस चीज के लिए हमको बिजनेस में कितना ज्यादा फायदा मिलेगा। यस, दैट इज वाई पेंट स्टॉक वहां पर अच्छे परफॉर्म करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम आते हैं 8 मार्च को, कि 8 मार्च पे क्या हुआ था। ठीक है, इधर। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, यहाँ पर हम क्या क्या चीजें ट्राई कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक? 8 मार्च को क्रूड ऑयल ऐसा था, तो क्या हम सिर्फ इसी के बेसिस पे बोल दें कि एनर्जी नीचे जाएगा? या फिर हमको यहाँ पे खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल कैसा है? क्या क्या हम चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं? यहाँ पर क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? प्राइस एक्शन, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसको मार्क करके चले। ठीक, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, नो डाउट। सो एक स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस है, फिबोनाची, यस फिबोनाची, बट विच फिबोनाची टूल? एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट, what to use? Retracement, how we can use the retracement tool? hmm? How we can use retracement at this point? शिवम सेइंग मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो? आप यहाँ से ये एंटिसिपेट करना चाह रहे हो कि यहाँ से पुल बैक आएगा। यहाँ से आप पुल बैक को ट्रेड नहीं करना चाहते, है ना? ये आप समझे कि हम यहाँ पे अपोजिट व्यू बना रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो अब क्या क्या यूज करना है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वी कैन यूज? RSI गुलफाम इज सेइंग, ओके, ठीक है। एक्सटेंशन के टाइम पर आपके पास ज़्यादा बेहतर इम्पल्स नहीं है, तो आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो आपको यहाँ दिखेगा, दिस वाज द लो, दिस वाज द हाई, एंड दिस वाज द रिट्रेसमेंट। यहाँ पर छोटा बहुत जो कंसोलिडेशन हुआ था वो हमने कंसीडर किया है, बेसिकली मार्केट यहाँ पर रुका था और फिर हम ऊपर गए थे। ठीक है, तो इसको हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 161 जो परसेंटेज लेवल है वो इधर है, कहीं इसके बीच में मार्केट है, तो हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन कहीं भी काम नहीं आ रहा है, तो इसका यूज तो नहीं है। और बाकी हम कॉन्फ्लुएंस कहाँ से ऐड करें? कैन वी ट्राई फॉर डाइवर्जेंस? कैन वी ट्राई कनेक्टिंग द हाइज? दीज ऑल आर द स्विंग हाइज, राइट? कैन वी डू दिस थिंग? नाउ कैन वी चेक RSI? ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। RSI इज शोइंग डाइवर्जेंस, तो आप यहाँ पर क्या एंटिसिपेट करोगे? वहां पे एक प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस भी है, आप यहाँ से क्या एंटिसिपेट करोगे? एंड व्हाट इज दिस बाय द वे? व्हाट इज द काइंड ऑफ
divergence it is? Bullish reversal, bullish continuation, or what? What is this? So it is bearish reversal, right? This is the bearish reversal. Okay, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ ब्लाइंडली हम डाइवर्जेंस को यूज नहीं कर सकते, कि सिर्फ इस चीज को देखकर हम ये नहीं कहेंगे कि यहां से हम नीचे जाने वाले हैं। ये चीज समझ में आया है ना? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सबसे ज्यादा रिलाई किस पे कर रहे हैं? सबसे ज्यादा रिलाई हम कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस पे। ये चीज ठीक है। और ये डाइवर्जेंस तो सिर्फ एक कंफर्मेशन है, क्योंकि एक्सटेंशन को हम यूज नहीं कर पाए। यस, यस देवेंद्र, अपना वन साइडेड मूव भी है तो वो एक कॉन्फ्लुएंस वहां पे ऐड करेगा। ठीक है, तो वहां पे अगर हम जा रहे हैं तो सीधे एक साइड में जाएंगे तो वहां से रेजिस्टेंस लेने के ज्यादा चांसेस हैं। ये चीज समझ में आई कि सिर्फ इसको यूज नहीं करना, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन टूल है। यस और नो? यस, राइट, ओके, ऑल राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल तो कुछ वहां पे रेजिस्टेंस लिया और कुछ ऐसा दिखा, ठीक। और यहाँ पे फिर एक 9% की भी गिरावट एक दिन में हमको दिखाई दी थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये क्रूड ऑयल का व्यू था, ठीक है, ऑल राइट, ठीक। सो दिस वाज अबाउट क्रूड ऑयल। अब इसको देखकर हम बेसिकली 8 मार्च को देख रहे थे ना। अब इसके बेसिस पे, इस पूरी एनालिसिस के बेसिस पे हमने एनर्जी के ऊपर अपना व्यू बनाया कि यहाँ पे एनर्जी कैसे बिहेव कर रहा है। सो हम गए एनर्जी के पास, व्हाट एनर्जी वाज डूइंग। सो लेट्स चेक निफ्टी एनर्जी ऑन 9th of March at this point, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या पता चलता है, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? यस, बेसिकली दिस इज सेक्टोरियल एनालिसिस। हम्म, सिमिलर व्यू है, कुणाल सिंह, सिमिलर व्यू है, बट एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे हम ये डाइवर्जेंस तो यूज नहीं कर पाएंगे। यस और नो? क्या हम ये डाइवर्जेंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं? नो, राइट, क्योंकि प्राइस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस डाइवर्जेंस को तो हम यूज कर ही नहीं सकते। अच्छा, जैसे हम बात करते थे फिबोनाची में कि आप कोई सा भी हाई और कोई सा भी लो कनेक्ट कर सकते हो, वही चीज है डाइवर्जेंस के साथ। अगर आप डाइवर्जेंस देख रहे हो तो आप कोई सा भी हाई और कोई सा भी लो ट्रेंड का कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भी जब हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे ट्रेंड को, इस स्विंग लो पे जब मार्केट आया था, हमने जब इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको नहीं बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे स्विंग हाई को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। यस, दिस यू कैन डू। और इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम हमारा जो इंडिकेटर है वहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो डाइवर्जेंस यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है, तो डाइवर्जेंस की तरफ से हम यहाँ पे फोर्स नहीं करेंगे, तो डाइवर्जेंस को हमने यहाँ से हटा दिया। व्हाट एल्स यू कैन डू? यहाँ पे क्या कोई प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है? नहीं, प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट ने नया हाई बनाया है निफ्टी एनर्जी में। व्हाट एल्स यू कैन सी? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट इमीडिएट रेजिस्टेंस बना रहा है? यस कुणाल, वी कैन यूज द एक्सटेंशन टूल, बट कैन वी से दैट मार्केट ने एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना दिया है? यहाँ पे हम आए, रुके, फिर से रुके, और यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन आ रहा है। अब ये रिजेक्शन किसकी तरफ से है? क्योंकि क्रूड ऑयल वीक है। यस और नो? है ना? अब क्रूड ऑयल अगर नीचे जाने को तैयार है तो फिर एनर्जी भी नीचे जाने को तैयार होगा कहीं ना कहीं, और उसकी बात से यहाँ पे हमारा एक इम्पल्स आना भी रह गया है। मार्केट अगर आप देखोगे तो एक वन साइडेड मूव में ऊपर चलता गया। यस, ओके।
सो वी आर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? यूज कर सकते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। अब फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए अगर आप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पर यू आर कंफ्यूज्ड कि हम क्या कनेक्ट करें, किसको देखें। सो इफ यू आर कंफ्यूज, जस्ट गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। वहां पे आपको क्लियरली पता होगा क्या आपको कनेक्ट करना है और क्या आपको देखना है। दिस इज क्लियर। अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे यूज करने की बात आती है, सो दिस विल बी योर लो पॉइंट, दिस विल बी योर हाई पॉइंट, and this will be your pullback, right? Okay, yes. So now you can see that basically you are close to your 100% level. Can we use MACD for divergence? Do you want to use MACD for divergence? अच्छा, एक चीज और अगर आप सिर्फ इसको देखते हो कि सिर्फ वीकली पर देखते हो, तो यहाँ पे कुछ चीज दिखाई देती है आपको? वीकली पर क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? क्या हमारा मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है? यस, या तो आप इस चीज को बेसिकली आप इसको मैकडी से देख सकते हो, है ना? आप इंडिकेटर्स में मैकडी ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर ये चीज दिखाई देगी कि यहाँ से हमारा ये डाइवर्जेंस बिल्डअप होना चालू हुआ। अभी भी इस पर डाइवर्जेंस दिखा रहा है, बट मोमेंटम एग्जॉस्ट करना कैसे देखेंगे? कैंडल की जो रेंज है वो छोटी होती जा रही है। यहाँ से जो कैंडल की जो रेंज है वो अब छोटी होती जा रही है। ऐसे आप लोग देखते हो कि मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज समझ में आई, है ना? और इसमें सबसे बड़ा कॉन्फ्लुएंस क्या है? इस एनालिसिस में सबसे बड़ा कॉन्फ्लुएंस क्या है? हम्म इस एनालिसिस में सबसे बड़ा कॉन्फ्लुएंस है क्रूड ऑयल की एनालिसिस। ठीक, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए हमारा ये व्यू था कि एनर्जी के स्टॉक्स वीक हैं। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज हाउ। अच्छा, मान लो कि हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाते क्योंकि काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, बट यहाँ पे आप ये बताओ कि हम क्या करने से बच गए? हम क्या नहीं कर रहे हैं एनर्जी स्टॉक्स में? लॉन्ग नहीं जा रहे हैं। अब एनर्जी स्टॉक्स में कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना बन जाए, हम उसमें लॉन्ग जाएंगे ही नहीं। ये चीज समझ में आई? तो सेक्टोरियल एनालिसिस ना ही आपको मतलब विनिंग ट्रेड तो देती ही देती है, आपको लूजिंग ट्रेड से भी बचाती है। ये चीज समझ में आई? ऐसे यूज करते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस को। और यही पूरे इस मंथ में सेक्टोरियल एनालिसिस ने आपको जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उससे बचाया है, जितने भी लूजिंग सेटअप्स हैं। ठीक है, एक एक करके थोड़े बहुत हम यहाँ पे एनर्जी के स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑयल से। ठीक, ऑयल इंडिया कुछ ऐसा दिख रहा था। बात करते हैं 8 मार्च की। 8 मार्च पे ये पिन बार हमको दिखाई दी थी। ठीक है, सो विल रिमूव एवरीथिंग एंड विल कम टू 8th ऑफ मार्च। अब इस पिन बार को देखकर डायरेक्टली हम शॉर्ट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली वी कैन नॉट शॉर्ट, राइट? यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में कोई सोच रहा है? क्योंकि अगर सोच रहे हैं तो आप मे बी यहाँ से सोच रहे हो और मार्केट आपको टेम्प्ट कर करके आपको इतना और होल्ड भी कर रहे हो जस्ट ये देख करके हमारे पास लॉन्ग अपर विक्स हैं, तो आपको कितना लॉस हो गया। तो इसीलिए लूजर्स को कभी होल्ड नहीं करना होता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से इस चीज को मत देखना कि लॉन्ग एक बैरिश पिन बार बन रही है इसीलिए हम लोग यहाँ पे हमारा बैरिश भी बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कि बैरिश पिन बार तो कब से बन रही है? बैरिश पिन बार तो यहाँ से बनते हुए आ रही है। यस और नो? है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमने नया नया बस बैरिश पिन बार को देखकर बोल दिया कि भाई हम यहाँ से फुल बैक लेने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा क्या था? यहाँ पे हम लोग शॉर्ट क्यों जाएंगे और लॉन्ग क्यों नहीं जा रहे हैं? सेक्टोरियल एनालिसिस की वजह से। क्या ये चीज क्लियर है? अब ये चाहे हमें कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो, यहाँ पर हम किसी भी सूरत में लॉन्ग नहीं जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं डाइवर्जेंस की। क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस यूज हो रहा है? इफ यू यूज दिस एज योर हाइस,
देन यू कैन सी यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बिल्डअप हो रहा है। यस और नो? यस राइट? यस, दिस इज वन डाइवर्जेंस। यस, ओके। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लुएंस ऐड कर रहा है। दूसरा, आपने वापस जाकर देख लिया कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन लेवल है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास प्राइस एक्शन लेवल तो नहीं है, बीच में थोड़ी बहुत विक्स हैं जहां से मार्केट उछला था पिछली बार, इनको हमने काउंट करके रखा ऐसा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन की तरफ से भी उतना कुछ खास नहीं है, बट जो भी है वो सब सेक्टर की तरफ से है। अगर सेक्टर नीचे जाएगा, सूनर और लेटर ये स्टॉक भी अपने सेक्टर को फॉलो करते हुए वहां से नीचे जाने वाला है। ठीक, सो दिस वाज अबाउट द ऑयल इंडिया। बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं थोड़े बहुत। IOC, what about IOC? So on 8th of March, IOC ऑलरेडी वहां से रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया था। ठीक है, रेजिस्टेंस कहां से मिल रहा था? इसके प्रीवियस हाइस से रीसेंट हाइस। और ये चीज ध्यान रखना, अगर आप वेट ज्यादा देना चाहते हो तो रीसेंट हाइस को आप, मतलब रीसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज्यादा वेट दोगे। मान लो एक प्राइस एक्शन लेवल आपको यहाँ पर दिखता है और एक प्राइस एक्शन लेवल आपको यहाँ दिखता है, तो आप इस चीज को ज्यादा वेट दोगे क्योंकि ये रिसेंट हमारा रेजिस्टेंस है। ये चीज तो क्लियर है ना? यस, ओके। सो ऐसे आपको यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे मार्केट आईओसी का दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे थे और इसीलिए यहां से आप डायरेक्टली, अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, जो भी चीज हमने सीखी है, मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में क्या हो रहा है? क्या हम मार्केट में हायर लोस बना रहे हैं? यस राइट, हायर लोस बना रहे हैं। अब हायर लोस की तरफ से अगर हम देखेंगे तो क्या नहीं करेंगे? हायर लोस की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो क्या नहीं करेंगे? शॉर्ट नहीं करेंगे। और सेक्टर की तरफ से बात करेंगे तो क्या नहीं करना है? सेक्टोरियल एनालिसिस की तरफ से अगर हम बात करें तो क्या नहीं करना है? लॉन्ग नहीं करना है। राइट, तो यहाँ पे जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा सेक्टर को फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि सेक्टर सेक्टर इंडिपेंडेंट है। सेक्टर सिर्फ इस स्टॉक्स के भरोसे नहीं चल सकता, सेक्टर को सारे स्टॉक्स चलाएंगे। ठीक है, तो सेक्टर अगर नीचे जाएगा, सूनर और लेटर ये स्टॉक अपने सेक्टर को फॉलो करने वाला है। ये बात समझ में आई? सेक्टर को ज्यादा वेट देना है, इसलिए हमेशा हम सेक्टर को पहले देखते हैं। ठीक है, अच्छा, आप ट्रेड लेना भी चाहते हो, यहाँ से अगर आप ट्रेड ले भी रहे हो, ध्यान रखना, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से पहले आप अपना बुक कर लो प्रॉफिट और ट्रेल करना चालू कर दो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर है, लोस बन रहे हैं यहाँ पे, हायर लोस। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो आप इसको कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज देखी आपने कि यहाँ पे ये क्या हुआ, इधर बेसिकली सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बट क्योंकि सेक्टर वीक है, सूनर और लेटर ये अपने सेक्टर को फॉलो करेगा। ये चीज समझ में आई? हम्म, ओके। और को देखते हैं, रिलायंस को देखते हैं, एक क्लास रिलायंस को और देखते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, वहां पे डाइवर्जेंस की बात तो खैर कुछ थी नहीं आईओसी में। व्हाट अबाउट रिलायंस ऑन 8th ऑफ मार्च? रिलायंस कुछ ऐसा दिख रहा था। तो अपने एनर्जी सेक्टर की तरह, सेक्टर एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेड ओनली, यस नितिन, मेनली फॉर स्विंग ट्रेड, है ना? ब्रेकडाउन पर वी कैन टेक ट्रेड, यस यस श्रेयांक। हाँ, अब आप यहां देखो, रिलायंस अपने सेक्टर की तरह इमीडिएट सपोर्ट बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है, राइट। प्राइस एक्शन का कुछ ऐसा यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, बट अपने सेक्टर की तरह उसने रेजिस्टेंस, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, अब सेक्टर की तरफ से हमको पता है कि क्या नहीं करना है, बट व्हाट अबाउट द डाइवर्जेंस? कैन बी यूज डाइवर्जेंस एट दिस पॉइंट? इफ यू यूज डाइवर्जेंस,
देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर एक थोड़ा ऑलमोस्ट सेम हाइज हमने बनाए हैं कुछ ऐसे, ठीक। तो डाइवर्जेंस यहाँ पर एप्लीकेबल तो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये चीज कुछ ऐसी दिखाई देती, नीचे दिखाई देती, तो वो एक स्ट्रांग होता, हमारा एक स्ट्रांग वहां से कॉन्फ्लुएंस एड अप हो जाता, राइट। तो ऐसे हम यूज करेंगे, अगर मान लो कल को ऐसा दिखाई दे तो उसको आपको कॉन्फ्लुएंस में ऐड करना है। ये चीज क्लियर है? फिर भी देख लेते हैं एक बार रिलायंस में हुआ क्या। यहां से आपको ये चीज समझ में आएगी कि सेक्टर सेक्टर एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो यहां से हम लोग ले रहे थे, ऑलराइट। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं गया, ऐसे आपको खुद को सेव करना है लूजिंग ट्रेड से। ये चीज क्लियर हुई? ऑलराइट। So Dhananjay is asking, in a stock like Bajaj Auto, more importance to be given to Nifty 50 or Nifty Auto? Nifty Auto any day, है ना? निफ्टी ऑटो को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। चलो ठीक है, आप वापस चलते हैं यहाँ। तो अब मेरे हिसाब से ये बैरिश डाइवर्जेंस भी क्लियर होगा कि बैरिश रिवर्सल क्या है, बैरिश कंटिन्यूएशन क्या है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दिस इज बैरिश रिवर्सल, एंड यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो दिस इज बैरिश कंटिन्यूएशन। दिस इज अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड, दिस इज अ ट्रेंड ट्रेड। ओके, ज्वाइन क्या करना है, कंपेयर क्या करना है, ये चीज क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से अभी तक। इसी के हम एग्जांपल्स देख रहे थे। क्या कनेक्ट करके कंपेयर करना है हमको इसमें फॉर बैरिश डाइवर्जेंस? What should we connect and compare? We should connect and compare the highs, right? The swing highs. ठीक, ये चीज समझ में आई? अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं जनरली कि डाइवर्जेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतना स्ट्रांग कॉन्फ्लुएंस नहीं होता है ना। इसको बिना प्राइस एक्शन के तो कभी यूज नहीं करना है, राइट। सो अगेन यू कैन सी द स्विंग हाइज, दीज आर द प्रीवियस स्विंग्स। सो डाइवर्जेंस है, सिर्फ इसके बेसिस पे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, वहां पे प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हियर वी वर हैविंग अ डाउन ट्रेंड, ठीक। तो यहाँ पे हमने इनको कंपेयर करना चालू किया, यहाँ पर हमको दिखा एक यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये तो हो गई ट्रेंड ट्रेडिंग। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सेम हाई सेम लोज बनाए। सेम लोज बनाने के बाद जो डाइवर्जेंस हमको मिला, यहाँ पर हमने हायर लोज बनाए, यहाँ पे सेम लोज है, ये भी एक तरीके का डाइवर्जेंस ही है ना। ये लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है कुछ ऐसे, है ना, डाइवर्जेंस है। लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस और ये डाइवर्जेंस में कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है, जो लाइन दूसरे से एक दूसरे से ज्यादा दूर जाती है। ओके, ये समझ में आया? लेकिन आप इसको भी एक डाइवर्जेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर आपके पास सेम लोज होते हैं तो। ये चीज क्लियर है? ठीक, मतलब ये भी एक तरीके का कॉन्फ्लुएंस की तरह ही आप इसको एड अप कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। So I think divergence is clear now. Please type I if everything is clear in the divergence. कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, कैसे यूज करना है, राइट right? किस तरीके का कॉन्फ्लुएंस है, स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। सो पोजीशन साइजिंग की बात करते हैं। पोजीशन साइजिंग क्या है? पोजीशन साइजिंग बेसिकली ये है कि आपकी ओवरऑल रिस्क पर ट्रेड क्या है, ये आपकी बताती है। जब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज अलग अलग है, एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं बट अलग हैं। कैसे अलग हैं? अलग ऐसे हैं, मान लो आपकी 10,000 की कैपिटल है, आप कर रहे हो 1% आप रिस्क दे रहे हो पर ट्रेड। ये चीज हमने पहले डिस्कस करी थी कि 1 to 2% हम लोग रिस्क की बात करते हैं पर ट्रेड, तो 1 से 2% पर ट्रेड हम रिस्क की बात करते हैं। तो हमारी रिस्क कितनी हो गई? 100। इस 1% ऑफ दिस 10,000 विल बी 100। तो ये है हमारी 100 को हम रिस्क कर रहे हैं, $100 100 रुपए पर ट्रेड हम लोग रिस्क हम ले रहे हैं। मान लो प्राइस है स्टॉक का 10 रुपए का, ठीक। स्टॉप लॉस लगाया हमने 5%, तो ये 5% किसका है? स्टॉक के प्राइस का 5% है, राइट। 5% 10 रुपए का है, तो इतना निकल के हमको 0.50 आता है। अब ये क्या है? स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है? स्टॉप लॉस इज बेसिकली रिस्क पर स्टॉक, कि आपको पर स्टॉक कितना लॉस होने वाला है। यस और नो? यस, राइट।
ये आपको पूरा का पूरा ट्रेड नहीं बताया, पर स्टॉक कितना हुआ उतना। यस, ओके। तो स्टॉप लॉस हमको समझ में आया क्या है, ये रिस्क पर स्टॉक। अब लेकिन हमको तो ये चाहिए ना कि पूरी ट्रेड में हमको कितना रिस्क, हमारी पूरी रिस्क कितनी है, वो तो हमने डिफाइन कर रखी है ऑलरेडी 100 है। तो यहाँ से अब हमको ये क्वेश्चन आएगा कि हम कितने स्टॉक्स को बाय करके चलें कि हम अपने रिस्क के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम रिस्क हमारी 100 है। तो ये रिस्क पर स्टॉक अगर हमको मिल गई, अगर हम इसको नंबर ऑफ स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क। यस और नो? स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क पर स्टॉक है। अगर उसको नंबर ऑफ स्टॉक से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी टोटल रिस्क आ जाएगी। अब आप पर स्टॉक 0.50 लूज कर रहे हो, आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स फाइंड करना है। टोटल रिस्क आपने बता दी कि हमारी टोटल रिस्क है 100। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स चाहिए तो आप अपनी टोटल रिस्क को स्टॉप लॉस से डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ स्टॉक्स को अगर आपको चाहिए तो रिस्क को, टोटल रिस्क व्हाट इज दिस, दिस इज 100, इसको अगर आप अपने स्टॉप लॉस से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो अगर आप 200 स्टॉक्स कल को बाय करोगे तब जाके आपकी रिस्क इतनी बैठेगी। इज दिस थिंग क्लियर? पोजीशन साइजिंग, इज इट क्लियर और नॉट, कि कितने स्टॉक्स बाय करने हैं? यस, वंस अगेन, ये स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर मान लो 5% भाव स्टॉक का नीचे होता है तो आपको कितना लॉस होगा, आपको $0.50 इतना लॉस होगा, 0.50 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, इस डॉलर को हटा के आप INR कर दो, अंतर क्या रह जाएगा, है ना? ठीक है, ओके। तो 0.50 रुपए का आपको होने वाला है आपको लॉस, अगर 5% स्टॉक नीचे जाता है, 10 रुपए के भाव पे स्टॉक अभी चल रहा है, 5% नीचे जाता है, ये आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो आप मेरे को पहले ये बताओ, पर स्टॉक, ये आपका स्टॉप लॉस क्या है, पर स्टॉक का है ना, कि एक स्टॉक अगर आपके पास है तो आपको 0.50 का लॉस हो चुका है आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से। बताओ कि पर स्टॉक आपको कितना लॉस हो रहा है। आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस थिंग ऑन बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल। 50 पैसे का नुकसान हो रहा है, राइट? 50 पैसे का लॉस हो रहा है, दिस इज योर मैक्सिमम रिस्क पर स्टॉक। यस और नो? यस, राइट, ओके। अब आपने क्या बोला कि मेरी टोटल रिस्क है 100 रुपए की, 100 रुपए की मेरी टोटल रिस्क है। ठीक, और आप कह रहे हो कि मेरा पर स्टॉक जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है 0.50 का, ये भी ठीक है। अब आप ये पूछ रहे हो कि मेरे नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होने चाहिए, तो वो चीज कैसे फाइंड करोगे? जब आप पूरे रिस्क को डिवाइड करोगे अपने स्टॉप लॉस से, व्हाट यू विल गेट, नंबर ऑफ स्टॉक्स। देखो, इतना नुकसान आपको पर स्टॉक हो रहा है, अगर आप पूरे नंबर ऑफ स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा नुकसान निकल कर आ जाएगा। बेसिक मैथ्स है यार, है ना? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये, आई थिंक। नो, रिस्क डिवाइडेड बाय, अच्छा, जस्ट मैं आपसे ये पूछता हूँ, कौन सा बड़ा होगा, टोटल रिस्क बड़ी होगी या स्टॉप लॉस बड़ा होने वाला है? टोटल रिस्क बड़ी होगी ना, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे हम? हम्म, किसको किससे डिवाइड करना चाहिए? रिस्क को स्टॉप लॉस से डिवाइड करेंगे, यस और नॉट? नो आदित्य, स्टॉप लॉस को रिस्क से डिवाइड नहीं करेंगे। 0.50 को अगर आप 100 से डिवाइड करने जाओगे, रटना नहीं है, रटना क्यों है, आप जस्ट ये समझो ना कि देखो इतना लॉस हो रहा है आपको पर स्टॉक। अब आपको ये निकालना है कि हमको टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने चाहिए, है ना? आई थिंक दिस इज इजी, ओके। एक बार इसको रिकॉर्डिंग में देखना, फिर समझ में आएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये है कि स्टॉप लॉस फॉर इक्विटी क्या है। ठीक, तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेवल्स को यूज करते हैं। कई बार हमने इसको देख रखा है, डिस्कस कर रखा है, जस्ट फॉर द रिवीजन बेसिकली। लेवल्स को यूज करते हैं, सपोर्ट को, उसको हम यूज करके चलते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं, कैंडल स्टिक्स को भी हम देखते हैं। अगर आपने इतने सारे ट्यूटोरियल में देखा होगा तो हमने कैंडल स्टिक्स को देखा था, राइट? यस, कैंडल स्टिक्स में क्या देखा था कि उसके जो लो है, कैंडलस्टिक का जो लो है वो काम करता है इमीडिएट सपोर्ट की तरह, और कैंडलस्टिक का जो हाई है वो काम करता है इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह। यस,
उसको हम यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? एवरेज ट्रू रेंज को हमने यूज किया था। हाँ, कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एवरेज ट्रू रेंज और डेली वॉलेटिलिटी में से हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। और ये चीज हमने शो करी थी कि एवरेज ट्रू रेंज क्या है, वेरिएबल है, कि ये बदलती रहती है मार्केट के साथ। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो एवरेज ट्रू रेंज भी ऊपर जाएगी। बट फिक्स क्या रहता है? फिक्स रहती है हमारी डेली वोलेटिलिटी, ऑलमोस्ट फिक्स रहती है कि इतना परसेंट ऑन एन एवरेज मार्केट ऊपर नीचे जाने वाला है। वोलेटिलिटी क्या थी, इसको हमने देखा था ना, डिस्कस किया था कि दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मार्केट आज की क्लोजिंग से कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है। तो बेसिकली हमको एक रेंज अंदाजा निकल कर आ जाएगा कि भाई मार्केट इस रेंज में रहने वाला है मोस्टली। ये क्लियर है? अच्छा, ये डेली वोलेटिलिटी भी एवरेज है वैसे, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट आपको बता रहा है कि इतना ही जाएगा, नहीं, ये आपको एवरेज बता रहा है। पूरा का पूरा कम से कम पिछले 100 दिन का, एक साल का डेटा लिया, वहां से आपको इसने बताया कि इतनी हमारी वोलेटिलिटी है। इस चीज को पहले चार्ट पर देखते हैं, समझते हैं कि एवरेज टू रेंज में क्या हमारी प्रॉब्लम थी। ठीक, तो कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वो चार्ट था 1 वीक का। तो 1 वीक पर ही हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज 1 वीक। 1 वीक पर अगर आप एवरेज ट्रू रेंज को देखोगे, ओके, सो फर्स्ट लेट्स एड ATR, वी डोंट वांट RSI, ATR, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये चीज नजर आएगी कि जब हम पहले 2019 के टाइम पे थे, 2019 के टाइम पे जब थे, तो एवरेज ट्रू रेंज कितनी थी, कितनी दिख रही है? 300, यस और नो? और यहाँ पे प्राइस कितना था? 11,000, 10,000, 12,000, इतना निफ्टी चल रहा था। मीन वाइल ये वीकली की है, ओके। तो एवरेज टू रेंज आपको कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे इस टाइम पे? हम्म, इट इज अराउंड 300, राइट? यस, 300 के बराबर है कहीं ना कहीं। यहाँ पर 2021 का मार्केट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ATR कितना है? 530, है ना? तो क्या ये चीज समझ में आई कि ATR फिक्स नहीं है, मार्केट के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर हम पूछते हैं कि अगर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ये ATR तो आपको आज का बता रहा है कि आज के दिन, आज के वीक में, इस वीक में मार्केट 550 पॉइंट ऊपर गया, है ना? तो ये आपको उस दिन का बता रहा है, ओके। तो ये उतना एक्यूरेट नहीं है। ज्यादा एक्यूरेट क्या है? ज्यादा एक्यूरेट क्या है? वॉलेटिलिटी है, राइट? यस, क्योंकि वो एक बार फिक्स है। अब इस चीज को डिस्कस करते हैं कि वॉलेटिलिटी को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। ओके, सो जस्ट गो हियर, टाइप एनीथिंग, राइट? इफ यू वांट टू check for Infosys, okay, so type Infosys code NSE, ठीक। पहला लिंक खोलकर वहां पर आपको ये डेटा मिलने वाला है। अब डेटा के बाद यहाँ पर हमको डेली वोलेटिलिटी नहीं दिख रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द दिस गेट डेरिवेटिव कोड्स, ठीक। यहाँ पर जाकर आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। सो व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द एक्सपायरी डेट, गेट द डेटा। गेट डेटा करने के बाद अब आपको ये पता चल गई कि इन्फोसिस की एवरेज वॉलेटिलिटी है 2% की। ये चीज समझ में आई? ये चीज आप किसी के भी साथ कर सकते हो। आप यहाँ से बस आपको सिंबल चेंज करना है। इफ यू चेक फॉर इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक कितनी है? तो इंडसइंड बैंक की अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक की डेली वॉलेटिलिटी है 4.14%, राइट? ओके, सो इफ यू चेक फॉर बजाज, अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक कहां पर इंट्राडे ट्रेड आपको ज्यादा पैसा बनाकर देने वाली है? इंडसइंड बैंक, राइट? यस, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हो। ओके, सो कुणाल वाज सेइंग चेक फॉर बजाज फाइनेंस, लेट्स सी बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस की डेली वॉलेटिलिटी है 3.11 की, ओके। नाउ इफ यू वांट टू आस्क कि निफ्टी की कैसे पता करेंगे, तो निफ्टी के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे इंडेक्स डेरिवेटिव्स में। अब ये चीज ना फिक्स है, सेलेक्ट एनीथिंग, इंडेक्स ऑप्शंस,
आपको यहाँ पे बस अपनी इंफॉर्मेशन दी, एक्सपायरी डेट सब आपने यहाँ पर दे दिया। कोई भी आप कॉल पुट कोई भी दो, स्ट्राइक प्राइस कोई भी दो, गेट डेटा, तो यहाँ पे आपको ये चीज सब सेम मिलेगा। तो 1.50 की यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमको मिलती है निफ्टी पे, ये चीज समझ में आई? तो हमको यहाँ पे एटलीस्ट 1.5 का यहाँ पे इन जनरल स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रोवाइड करके चलना पड़ेगा, है ना? यस लोकेश, ये एवरेज ही है, ये एवरेज ही है। ठीक, ठीक है, ये आपको एवरेज ही बताता है। ओके, तो इंडेक्स का अब आपको समझ में आया कि 1.50 है निफ्टी का, 1.50 हम यूज करेंगे। तो ऐसे हमको यूज करना है वॉलेटिलिटी स्टॉक्स के लिए कि इतना हमको स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराना है। तो ये चीज जो आपको दिखती है कि जब हम बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना देना है, कि इन जनरल हमने बोला कि डेली टाइम फ्रेम पर 3 से 4% देना है। 3 से 4% क्यों देना है? क्योंकि स्टॉक ऑन एन एवरेज 2 से 2.5% मूव करता है। अब जो ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक हमने देखा 4.14% का वहां पे वोलेटिलिटी हमको दिखाई दी, तो उसके लिए हम 5% का स्टॉप लॉस यूज करेंगे। यहाँ पे इनको थोड़ा एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि 1.5% की वोलेटिलिटी है हमारी निफ्टी की तो उससे थोड़ा ज्यादा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितना आप कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1.6 कर सकते हो, 1.7 कर सकते हो, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड की तरह देखो, लेकिन एटलीस्ट आपको 1.5 की प्रोवाइड कर, आप कम से कम इतना देखो कि हम कम से कम 1.5 की करें। अच्छा, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो यूज द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कि वहां पे कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस वहां पर रखते हैं। इंट्राडे के लिए क्या है, लेस देन 1% के लिए हम जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल कि 1 आवर का हमारे पास चार्ट है, यहाँ पर हम लोग रेंज में थे, यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, ये पुल बैक हमारा रीटेस्ट है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेना चाहते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर बोला है दैट वी विल कीप द स्टॉप लॉस बिलो द रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल क्या है? ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी चीज क्या, सपोर्ट लेवल। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट के लिए सपोर्ट में बदल गया, इसके नीचे हमारा आ जाए, आप यहाँ पर इसके नीचे भी रख सकते हो। सो दिस डिपेंड्स ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। जो यहाँ पर ज्यादा कंजर्वेटिव है वो बड़े स्टॉप लॉस यूज करे। शुरुआत में आप कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस ही रखना, टाइट स्टॉप लॉस मत रखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्टॉप लॉस था वो 1.5% था, और 1 आवर पे हम लोग 1 से 2% का स्टॉप लॉस देते हैं ऑन एवरेज, ठीक। सिमिलरली हियर दिस इज ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे इस स्टॉक को हमने 3.5% का स्टॉप लॉस प्रोवाइड किया। इस रिजेक्शन कैंडल, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस को हमने मेंटेन किया। यस, तो यहाँ से सारे क्राइटेरिया हम लोग ऐसे कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस को देखते हैं। दिस इज जस्ट रिवीजन, यू ऑलरेडी नो हाउ टू सेट दीज थिंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, ठीक। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यू ऑलरेडी नो कि ज्यादा अगर आप जस्ट अपना रिवॉर्ड को थोड़ा रिस्क पर लगा रहे हो कि आप बड़े रिवॉर्ड्स कैप्चर कर पाओ। देखो, जो आप हर कैंडल के बाद कैंडल स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो उसको बोलते हैं एग्रेसिव ट्रेलिंग। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ट्रेल करना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल हर स्विंग लो पर आप ट्रेल कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेल किया, हर स्विंग लो पे आप ट्रेल कर रहे हो, हर स्विंग लो पे आप ट्रेल कर रहे हो, हर स्विंग लो पे आप ट्रेल कर रहे हो, ठीक। तो अभी भी आप देखोगे तो मार्केट में आप अभी भी बंदे बने हुए हो, आप मार्केट से अभी भी आपने एग्जिट नहीं किया, और ये चीज एक बेहतर तरीका है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। बात दरअसल यहाँ पे इतनी है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एग्रेसिव ट्रेलिंग क्या रहती है? एग्रेसिव ट्रेलिंग ये रहती है कि मेरे को एक इंपल्सिव मूव चाहिए। अब यहाँ पे दोनों का माइंडसेट अलग है। इंपल्सिव मूव जो वाला जो बंदा कहता है कि अभी जो एक बार में मूव आ गई, मेरे को सिर्फ उसको ट्रेड करना है, बाद में मैं पुल बैक के बाद दोबारा एंट्री ले लूंगा, नो डाउट, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो व्हाट ही इज डूइंग कि वो एग्रेसिव ट्रेल कर रहा है, हर लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके करते हुए वो यहाँ तक एग्जिट करेगा ट्रेड को, ठीक। अब नाउ वो कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने इतने बड़े रिवॉर्ड क्यों नहीं दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्रेसिवली ट्रेल कर रहा था, तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट करके ही ट्रेल किया है। लेकिन जो कंजर्वेटिव ट्रेल करेगा वो यहाँ से ट्रेलिंग करते हुए इसको इसको भी कैप्चर करेगा। अब उसके बाद वो सोच सकता है कि ठीक है, मार्केट एक कैंडल में ही इतना ऊपर है, तो यहाँ से मैं एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टार्ट करूँ, तो यहाँ कहीं एग्जिट करेगा। दिस डिपेंड्स, राइट। ओके, तो अब क्या है, अब थोड़े एक दो एग्जांपल्स हैं जो हम स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये चार्ट है निफ्टी फार्मा का, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ट्रेडेड एक्चुअली। दिसंबर में निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया के 3 ब्रेकआउट्स मिले थे, तीनों में हमने स्विंग ट्रेड्स ली थी। उनमें से 2-3 को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फार्मा का पहला था,
यहाँ पे हमने ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दे दिया, नाउ वी आर फ्री टू गो अप। जैसे ही हमको ये रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट मिलता है, इसके बाद हमको चेक करने हैं फार्मा के स्टॉक्स, ठीक। जैसे कि यहाँ पे उस दिन हमको ये ब्रेकआउट यहाँ पर मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो आप देख सकते हो कि फार्मा के ब्रेकआउट के बाद ये सारे के सारे स्टॉक्स जो कंसोलिडेट कर रहे थे वो अब बुलिश हो चुके हैं। यस, दिस इज व्हाट हैपेंड। दैट इज व्हाई sector analysis is one of the best way to select the stocks for swing trading. Now here we have Nifty Media. मीडिया में क्या था, ये जो भी हम कंसोलिडेट कर रहे थे इसका हमने ब्रेकआउट हम दे रहे थे निफ्टी मीडिया में। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है हमको मीडिया के स्टॉक्स जाकर चेक करने हैं। सो यू कैन सी मीडिया का ब्रेकआउट मिलने के बाद वी स्टार्टेड रेलिंग। तो हमने इस स्टॉक को ट्रेड किया था, दिस इज बेसिकली योर जील एग्जांपल, ठीक। सो सन टीवी, जील एंड पीवीआर में ऐसे ऐसे मौके यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद हमको देखने को मिले थे। ये सारे मीडिया सेक्टर में मूव आने के बाद ही ऐसा पॉसिबल है। ओके, सो सेक्टोरियल एनालिसिस ना आपको विनिंग ट्रेड देता है बट आपको लूजिंग ट्रेड से भी बचाता है, जो हमने पहले पार्ट में देखा था आज डाइवर्जेंस डिस्कस करते टाइम। स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे फोकस करते हैं क्योंकि ये हॉटेस्ट स्टॉक्स होते हैं, मार्केट के लीडर्स बोलते हैं इनको, टॉप गेनर्स को टॉप लूजर्स को मार्केट के लीडर बोलते हैं। अब देखो ये होता क्या है कि जब मार्केट में किसी भी स्टॉक में या सेक्टर में मनी को इंजेक्ट किया जाता है तो वो एक दिन में नहीं आता, क्योंकि वो बड़ा पैसा होता है, आप उसको एक दिन में इंजेक्ट नहीं कर सकते, उसको टाइम लगता है वॉल्यूम के साथ, है ना, उसको टाइम लगता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अगर एक बार गेनर बन गया तो उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो आगे भी गेनर बनेगा। तो एक बार दो बार यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इसकी गेनर बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। दूसरी चीज क्या, इसकी एवरेज टू रेंज भी बढ़ जाती है, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि कैंडल काफी छोटे थे, यहाँ से साइड में आप देखोगे रेंज इसकी बड़ी होना चालू हो गई, क्योंकि हमको सिर्फ मोमेंटम ट्रेड करना है, हमको सिर्फ रेंज ट्रेड करनी है। हमको ये मतलब नहीं है कि वो ऊपर क्लोज हो रहा है या नीचे क्लोज हो रहा है, हम तो उसको अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज और कि गेनर को देखकर ब्लाइंडली लॉन्ग नहीं जाना है अगले दिन, यहाँ से तो फिर बहुत नुकसान होगा, वहां पे तो फिर आप कुछ अपना प्लान ही फॉलो नहीं कर रहे, यू कैन नॉट कंप्लेन। दूसरी चीज क्या है, रिलेटिव वॉल्यूम, यू कैन यूज रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम भी सेम थिंग है, क्योंकि जब कैपिटल अगर आ रही है तो पीछे पीछे वॉल्यूम भी आएगी। तो वॉल्यूम अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, जैसे कि यहाँ से ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज होना, ये पिछला ही चार्ट है, यहाँ पे ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हुआ, सो यू कैन सी कि यहाँ पर आगे हम ये गेनर बनने के इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ये ग्रेजुअल इंक्रीज यहाँ पे वॉल्यूम में हो रहा था, ठीक। अच्छा, एक पैटर्न हमारा रह गया था हेड एंड शोल्डर का पैटर्न डिस्कस करने से। अब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्या है कि उतना एक्यूरेट नहीं है, आई रियरली यूज इट। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक पैटर्न ऐसा है जो हेड एंड शोल्डर की तरह दिखता है, कैसे कि एक ये हमारा लेफ्ट शोल्डर की तरह दिखता है छोटी वेव, एक बड़ी वेव जो हेड की तरह दिखती है, और फिर से एक छोटी वेव, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ये हो गया हेड, ठीक। सो दिस इज नाउ लुकिंग एज अ हेड एंड शोल्डर। अच्छा, करेंगे क्या, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करना है हमको नेक लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है। तो नेक लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जो भी ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि ये जो भी शोल्डर का और हेड का ज्वाइनिंग पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमको ये मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये शोल्डर के ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, इनको हमने कनेक्ट करना है और लाइन को आपको एक्सटेंड कर दिया, आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये हो गई हमारी नेक लाइन। अच्छा, नेक लाइन का ब्रेक डाउन आने के बाद आपको हमेशा वेट करना है रीटेस्टिंग का, इवन दो वहां पे शॉर्ट ट्रेड ही क्यों ना मिल रही हो, हमको वहां पर हमेशा वेट करना है रीटेस्टिंग का। इज दिस थिंग क्लियर? हम्म, यस, यस, राइट, ठीक है, ओके। अब यहां से आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख सकता है, ठीक, और यहाँ पे वेरिएशंस भी आ सकते हैं, वेरिएशंस की बात हम करेंगे, पहले बात करते हैं यहाँ पे, क्या आपको कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ दिख रहा है, head and shoulder, inverted head and shoulder, something like that? Yes, right? How? This is the small wave, the big wave, and again the small wave. So what you have to do, neckline कैसे draw करेंगे, ये है joining point पहला, ये है दूसरा, इन दो points को हमको connect करना है, connect किया कि हमने extend कर दिया तो हमको ऐसी line मिल चुकी है, ठीक है।
यहाँ से आया ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग के बाद हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक, और सब अपना स्टॉप लॉस रखना है इस नेकलाइन के नीचे। ये चीज समझ में आई? ओके, सो एक इसको देखते हैं कैसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज योर नेकलाइन और हमेशा रीटेस्टिंग का वेट करना है हेड एंड शोल्डर पे, ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि एक्यूरेट नहीं है उतना। अब यहाँ पे वेरिएशंस ये हैं कि ये जो नेकलाइन है वो स्लैंट नेकलाइन भी हो सकती है, मतलब हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो थोड़ा टिल्ट भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा हेड एंड शोल्डर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, सारी चीज सेम है। ध्यान रखने की बात यह है कि आप यहाँ पर इन लाइंस पर भी अपना रीटेस्टिंग के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पर रीटेस्टिंग नहीं हुई, आप एक बार को ये देखो कि क्या यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं या नहीं, ठीक ऐसे आपको चेक करना है। ब्रेकआउट पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं बिफोर रीटेस्टिंग? नो नो श्रेयांक, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि फिर आपको लॉस होने के चांसेस मिलेंगे। अच्छा, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को कैसे हम देखते हैं। देखो कि यहाँ पे कोई एक ऐसा जन है जो ऐसे करता है मंथली, वीकली, फिर डेली पर गए, एनालाइज किया, फिर उसके बाद 1 आवर पे एनालाइज किया, फिर उसके बाद हमने 15 मिनट पे एनालाइज किया, एंड देन फाइनल जाकर हमने 5 मिनट पे ट्रेड किया। ऐसा मैं कर चुका हूँ, अपने स्टार्टिंग टाइम पे मैंने ऐसा किया था, है ना। ऐसा कौन कौन करता है? लोकेश सिंह पहले बहुत किया था। नो राइट, यस। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो चीज मंथली पे हो रही है वो आपके 5 मिनट पे उस चीज का कोई असर नहीं होने वाला। जो चीज वीकली पे हो रही है उसका 5 मिनट पे कोई असर नहीं होने वाला। जो चीज डेली पर हो रही है उसका 5 मिनट पे कोई असर नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ हमको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी जहां तक हम टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन दिस फैक्टर ऑफ 4 to 6 और मे बी 5, है ना। इसके बीच में आप डिफाइन कर सकते हो कि 6 के आगे, इसके बाद हम हायर टाइम फ्रेम नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि 5 मिनट पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो 5 मिनट को आप 4 और 6 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम आपको क्या यूज करना है। तो आपको दिखेगा या तो 20 मिनट से 30 मिनट की आपकी रेंज निकल कर आ गई है, ठीक। अब आपको यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम मिल जाएगा कि 30 मिनट आपको यूज करना है। तो क्या कॉम्बिनेशन हुआ? 5 मिनट और 30 मिनट का कॉम्बिनेशन निकल कर आ चुका है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इन दो टाइम फ्रेम पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक। मान लो आपको डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो डेली के लिए क्या है? डेली पे होती है 1 कैंडल और वीकली में होती है 5 कैंडल, 5 डेली कैंडल। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप अपनी एनालिसिस वीकली पर कर सकते हो और डेली पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक। ये चीज समझ में आई? ठीक है। सिमिलरली हियर, एक डेली कैंडल में होती हैं 6 1 आवर कैंडल्स, सो यू कैन यूज डेली एंड 1 आवर एज अ कॉम्बिनेशन। 15 मिनट 1 आवर में होती हैं 4 15 मिनट की कैंडल, सो 1 आवर 15 मिनट यू कैन यूज, ठीक है। ऐसे आपको टाइम फ्रेम चूज करना है। दिस इज योर एंट्री टाइम फ्रेम एंड दिस इज योर एनालिसिस टाइम फ्रेम, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पर हमको अच्छे से लेवल्स मिल जाते हैं, वहां पर हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग हायर टाइम फ्रेम्स प्रेफर करते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा मल्टी टाइम फ्रेम, यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम पर हमको दे रखा है एक रेजिस्टेंस, हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर रेजिस्टेंस। यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट में हमको वन साइडेड मूव दिख रही है। इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर तो एंटर नहीं करने वाले, वी विल वेट, ओके। और इसको यहाँ पर आपको वापस जाना है डेली टाइम फ्रेम पर इस पॉइंट पे, और वहां पर आपको एक एंट्री के बारे में सोचना है कि यहाँ पर अगर कोई पुल बैक हमको मिलता है और वापस अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमको वहां पर ट्रेड मिल जाए। ओके, सो लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तो हमने ट्रेड को अवॉइड किया बिकॉज ऑफ दिस वन साइडेड मूव, एंड यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर भी वन साइडेड मूव जैसा कुछ है। दूसरा, ये हमारा मिला एक कुछ पैटर्न, यू कैन ऑल्सो सी दिस एज द पैटर्न, और इस पैटर्न के बाद हमको यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ठीक। अब ब्रेकआउट जैसे ही हमारे अगर लाइंस के ऊपर है, क्योंकि ब्रेकआउट तो हमको पहले से ही मिल चुका है, देन यू कैन डिसाइड टू एंटर, ठीक है। तो ये है हमारा पहला इम्पल्स, दिस इज आवर पुल बैक, and you can see that we are now starting the new uptrend। ऐसे हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को देखना है। दिस वाज द पेयर ऑफ वीकली एंड डेली, ठीक है।
गैप्स, गैप्स में क्या था, गैप्स को हमने मेनली डिस्कस कर ही लिया है स्ट्रेटजी पर। एक बार रिवीजन के लिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पे है क्या, कि अगर रेंज के बाहर अगर हम कहीं खुलते हैं दैट इज अ गैप ओपनिंग, यहाँ कहीं खुले तो गैप अप, यहाँ कहीं खुले तो गैप डाउन। सिमिलरली एयर, कि अगर बैरिश कैंडल है तो यहाँ कहीं खुले तो गैप अप, यहाँ कहीं खुले तो गैप डाउन। बात ये आती है कि हमने गैप फिलिंग की बात करी, लेकिन जब गैप फिल ना हो तो क्या होगा। अब इस चीज को देखो, गैप स्ट्रेटजी आपने सीख रखा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द गैप फिलिंग स्ट्रेटजी। आपको इस चीज को कंसीडर करके चलना है कि गैप कई बार फिल नहीं भी होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको कंपेयर कर, इस चीज को आपको दिमाग में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि 100% फिलिंग होगी मार्केट में, ऐसा नहीं है, ठीक। कई बार नहीं भी फिल होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब नहीं फिल होते हैं तो फिर कैसे उसको चीज को हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस चीज को हम कैसे देखें, यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, एक माइंडसेट कैसे क्रिएट करें यहाँ पर ट्रेड करने का। व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? हम्म। गैप को सपोर्ट बनाओ, ट्रीट इट एज सपोर्ट, सपोर्ट, ओके। सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सपोर्ट, ठीक है। देखते हैं इस चीज को कैसे देखना है। देखो, जब पहले दिन यहाँ पे ये चीज तो तय हो गई इस चीज की क्लोजिंग के बाद कि गैप आज फिल नहीं हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, गैप फिल नहीं हुआ ठीक है। होता क्या है कि हम लोग पहले चांस देते हैं 2 से 3 दिन का कि गैप फिल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं करेंगे, जब हम इस चीज को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये चीज गैप फिल होगी, इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो क्या नहीं करना है ऐसे टाइम पे, लॉन्ग नहीं जाना है किसी भी सूरत पे, ठीक है। अगले 2 से 3 दिन, 2 से 4 दिन आप देख दे सकते हो, तीन, एक थंब रूल के लिए आपने 3 डिसाइड कर लिया कि 3 दिन हम देंगे। गैप फिल नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। 3 दिन में गैप फिल नहीं हुआ, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से अब ये चीज तय होगी कि गैप फिल नहीं हुआ। अब हम इस चीज के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि हमको गैप फिल करना है हाल फिलहाल में। तो अच्छा, फिर कैसे ट्रेड करेंगे आप इससे। अब हम यहाँ पे इस गैप को लेंगे सपोर्ट की तरह, लेकिन सपोर्ट की तरह पहली बार में ही ट्रेड नहीं करेंगे। पहले हम इसको चांस देंगे कि भाई पहले तू अपने आप को प्रूव करके दिखा कि यहाँ पर तू सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो पहले इसको ऊपर जाने का चांस दो, वापस अगर आता है तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक, ओके। ऐसे हमको यूज करना है, पहली बार में ही सपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि तब भी हमारा गैप फिलिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये चीज समझ में आई? अच्छा, मान लो गैप ज्यादा बड़ा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बैरिश प्रेशर था, हमने अगले दिन ही गैप फिल कर दिया, तो लॉन्ग तो किसी भी सूरत में नहीं जाना है। ये चीज समझ में आई? और अगर वन साइडेड मूव दिख जाती है तो फिर आप वहां पर काउंटर ट्रेंड के हिसाब से भी वहां पर सोच सकते हो, क्योंकि गैप फिलिंग मोस्टली होती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एसबीआई। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, गैप है फिल नहीं हुआ, क्या करना है, क्या यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जाए? लॉन्ग नहीं जाना है, दैट इज वेरी क्लियर, लॉन्ग तो नहीं जाना है। हम्म। अब सवाल ये उठता है क्या यहाँ पे शॉर्ट करना है, वेट करना है, ओके, ऑलराइट। एनी एग्रेसिव, एनी एग्रेसिव ट्रेडर हियर? हम्म। शॉर्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। हाँ, देखो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि क्या चीजें हैं। पहली चीज, क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस के लिए, क्या क्या यूज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस नहीं है, एक नया हाई क्रिएट किया है। आरएसआई में भी डाइवर्जेंस, नया नया जो हमने सीखा है वो हम यूज कर सकते हैं। हम्म, ओके, लेट्स ऐड आरएसआई। ठीक है, तो डाइवर्जेंस तो नहीं है दूर दूर तक। अब क्या यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज फिबोनाची एक्सटेंशन? ओके, तो एक्सटेंशन की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है, कैंडल बीच में है, तो यहाँ पर से भी हम कुछ
एक्सपेक्ट इससे नहीं कर सकते। ऑल राइट, तो कॉन्फ्लुएंस तो कुछ बन नहीं रहा। व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? वन साइडेड मूव दिख रही है। Sector, yes, sector is a good thing. Let's see what Nifty Bank was doing at that time. ठीक है, कब की कैंडल है? 5 तारीख की। निफ्टी बैंक को देखते हैं। बुलिश था निफ्टी बैंक उस टाइम पे। So Nifty Bank is looking something like this. If you want to use the extension tool, so this is how we are using the extension tool. From RSI, let's use RSI to see if there's any divergence. तो डाइवर्जेंस तो सर नहीं है, है ना? सेम प्रॉब्लम, नो रेजिस्टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। हाँ, PSU बैंक, yes, you can check PSU बैंक. Yes, Shriyank, you can check PSU बैंक. All right, so the point here is that यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लुएंस है वो है गैप फिलिंग का, कि मार्केट में गैप है। हम ना तो सिर्फ इस बेरिश पिन बार को देख रहे हैं, ना तो हम वन साइडेड मूव को देख रहे हैं। सबसे बड़ा जो लॉजिक है यहाँ पे वो ये है कि एक गैप है। अगर ये चीज इस चार्ट में हुई है तो क्या ये सेम चीज SBI में हो सकती है? हो सकती है, राइट, है ना? और हम बोलते हैं कि गैप फिल हो जाएगा अगले 2-3 दिन में। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, बेसिकली काउंटर ट्रेंड ट्रेड है। करना तो नहीं है, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हम सोच सकते हैं गैप फिलिंग जो करना चाहता है, जो गैप फिलिंग को एक स्ट्रेटजी की तरह देखता है, वो कर सकता है। वुड दिस बी इनफ टू एंटर द ट्रेड इवन दो देयर इज नो अदर कॉन्फिडेंस अवेलेबल? यस धनंजय, बेसिकली यहाँ पर सवाल आता है कि आप क्या हो। मतलब आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को अभी गैप फिल करना है ना, बिल्कुल जो होता है ना कि मार्केट ऑर्डर वाली चीज, आपको अभी ट्रेड चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपको अभी चाहिए, एंटर द ट्रेड। कि आप गैप फिल, मान लो कल को आपको ऐसी ट्रेड, आपको ऐसी कैंडल दिखेगी, फिर आपको क्या लगेगा? अरे यार मैं तो सही था, काश मैं ट्रेड ले लेता, है ना? आपने 2-3 चीजें और ऐसी विटनेस करी, फिर आप अगली अगली बार से फिर एग्रेसिव ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे। यस और नो? आप अगर 2 से 3 दिन ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करोगे तो फिर आप ये चीज के बारे में समझोगे। ओके, ऑलराइट। हाँ, तो यस, एग्रेशन, कंजर्वेटिव, ये चीज डिपेंड करती है, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको समझ में आएगा। बट अगर यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा होता, यस, यहाँ पर हम ट्रेड ले लेते, एटलीस्ट मैं ले लेता। मैंने आपको रीजन बताया कि उसके पीछे क्या है, गैप फिलिंग का बड़ा रीजन है, ठीक है? वैसे जो SBI है उसकी वॉलेटिलिटी रहती है 3% की, यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस जा रहा है। अब हमारा देखो माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट ये है कि हम इसको 3 दिन देंगे, शुरू के 3 दिन देंगे। शुरू के 3 दिन में अगर इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है, टारगेट तक पहुंच रहे हैं, ट्रेल करेंगे, ठीक। लेकिन अगर 3 दिन में गैप फिल नहीं हुआ, बीच में अटका हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो हम वहां पे एग्रेसिव ट्रेलिंग के बारे में सोचेंगे। ये समझ में आया? हम्म। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्या करना चाहिए? हम्म, विल ट्रेल, राइट। अब इसको आखिरी मौका देंगे। देखो आखिरी होप क्या है, कैंडल के हिसाब से देखोगे न्यूट्रल कैंडल बन रही है मार्केट में, ठीक है, दोनों साइड की विक्स हैं। अच्छी बात यह है, लोअर हाइस लोअर हाइस, लोअर लोस बन रहे हैं। एक कहीं ना कहीं होप है कि भाई इसको हमने तोड़ा, अगले पल गैप फिल हो जाएगा, हाँ कि ना? अब यहाँ पे ये उस तरीके का मार्केट है, ये उस तरीके का मार्केट है जहां पे सेलर और बायर दोनों फंसे हुए हैं। यहाँ पे डिसाइड करेगा एक वो मोमेंट कि इसके बाद क्या होगा।
काफी लोग ऐसे हैं, काफी मेरे जैसे लोग हैं ऐसे, मे बी जो लोग बात कर रहे थे कंजर्वेटिव ट्रेडिंग की, मे बी वो लोग एग्जिट यहाँ पे एंटर कर लिए हों, पता नहीं। बट यहाँ पे बात ऐसी है कि काफी लोगों ने शॉर्ट के लिए एंटर तो कर रखा है, यस और नो, गैप फिलिंग के लिए, जस्ट गैप फिलिंग के लिए। ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग की। यहाँ पे इंट्राडे तो आपके साथ कब का डिस्कस हो चुका है, ठीक, कि हमने 3 दिन तक वेट किया, अब नहीं हो रहा तो भाई क्या करेंगे, फिर अब एग्जिट के बारे में सोचेंगे ना। अब देख लेते हैं अगले दिन क्या हुआ। अभी क्या लग रहा है मार्केट में क्या है। अब बेसिकली ना सेलर्स ना अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, ऐसी कैंडल्स ना अच्छी नहीं लगती। अगर आप पोजीशन में बने हुए हो और आपको ऐसी कैंडल्स दिखती हैं, बेसिकली वो भी स्विंग ट्रेडिंग पर, तो वो चीज़ ना फिर अच्छी नहीं लगती है ऐसी कैंडल्स देखकर। हमको चाहिए एग्रेशन, हम लोग यहाँ पे एग्रेशन ट्रेड कर रहे हैं। आप लोग मार्केट में वीक कैंडल्स बना रहे हो, तो यहाँ पे और एग्रेसिवली ट्रेडिंग का मन करता है कि अच्छा यहाँ पर ऐसा है, तो मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, उस तरीके की चीज, ठीक है। और देखते हैं क्या हुआ। फिर यहाँ पे जाके फाइनली अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम लोग ट्रेड से बाहर आए। इन दी एंड हुआ क्या, अच्छा एक चीज और, स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुआ वो तो समझ में आता है। यहाँ पे ये जो था एग्रेशन था, यहाँ पे लोगों ने वही अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करके लेकर आए, सबके स्टॉप लॉस एक एक करके हिट हुए, सेलर्स बायर्स में कन्वर्ट हुए, राइट, ठीक, ये चीज समझ में आई। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गैप सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है, तो यहाँ पे अगर मार्केट कल को लौट कर आएगा तो वहां पे क्या हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अब इस गैप को हम फिल करने के लिए नहीं सोच रहे फिलहाल, यस राइट, ओके, सो लेट्स सी, ऑल राइट, व्हाट नाउ, शुड वी टेक द लॉन्ग ट्रेड हियर एट दिस पॉइंट, नो राइट, यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पर इतना एग्रेसिव तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। देखो बात क्या है, बात ऐसी है कि ये पैटर्न ना काफी छोटा है, मतलब ये इम्पल्स भी काफी छोटा है, तो ये डेली पर ट्रेड करने लायक है ही नहीं। आप इसको डेली पर ट्रेड करने लायक मत देखो, ठीक है। यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हो, जैसे कि हमने छोटे पैटर्न्स को हमने ट्रेड किया था ना छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर, वैसे ही यहाँ पे नाउ यू कैन गो टू 1 hour एंड यू कैन थिंक लाइक कैन वी एंटर और नॉट। सो इफ आई जस्ट आस्क यू कैन यू एंटर एट दिस पॉइंट। हम्म, yes, you can take the risk basically. The point here is that it is acting as support, you can take the risk. Point क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है, लाइन से नीचे कुछ 1.2 1.3 का स्टॉप लॉस हमारा बैठेगा, और ज्यादा हम देना भी नहीं चाहते, 1.5 तक का। हमारा टारगेट कितना है, 3% का हमारा टारगेट है। ठीक है, देख लेते हैं। एक दिन में 1 1.5 दिन की ट्रेड होती है, 1 1.5 दिन में आपका यहाँ पर बेसिकली आप सपोर्ट को गैप की तरह यूज कर रहे हो यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक, ऑलराइट। हाँ, तो देखो पहला दिन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और अगले 1.5 दिन में आपकी पूरी ट्रेड कंप्लीट, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं यहाँ पर 1 hour पे ट्रेड करने की। ये चीज समझ में आई, छोटे टाइम फ्रेम पर ऐसे ट्रेड किया जाता है। 1 hour की ट्रेड को अगर आप पूरे एक हफ्ते लेकर बैठे हुए हो तो वो एक अच्छी ट्रेड नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो बात कर लेते हैं कि बाद में क्या हुआ, ठीक। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, बाद में क्या हुआ, ठीक है, मार्केट वापस आया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्या करना है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि हो क्या रहा है। सो इफ आई जस्ट आस्क यू एट दिस पॉइंट, क्या यहाँ पर लॉन्ग जाना है, मार्केट वापस सपोर्ट पे आया है, गैप सपोर्ट की तरह यूज कर रहे हो आप इसे, या लोकेश इज सेइंग हेड एंड शोल्डर, एग्जैक्टली दिस इज हेड एंड शोल्डर, नो डाउट। देखो यहाँ लॉन्ग नहीं जाना है, यहाँ पे हमारे लोअर हाइज बन रहे हैं, इससे पहले लोअर हाई नहीं था, इससे पहले तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं, इसीलिए हम लोग लॉन्ग नहीं जाएंगे। ये चीज समझ में आई, हम्म, क्या ये चीज समझ में आई, यस और नो।
ठीक, तो इसको आप ट्रेड में भी देख सकते हो। वैसे बनार पे अगर आप जाओगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, लोअर हाइस लोअर हाइस लोअर हाइस, अभी देखा ये चीज, ठीक है। हाँ, और जो लोग हेड एंड शोल्डर ट्रेड करने के बारे में सोच रहे थे, वन साइड मूव है, ट्रेड नहीं करना है, और बेसिकली आप लोग हमेशा वेट करोगे रीटेस्टिंग का हेड एंड शोल्डर पे, हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करते टाइम, ठीक। सो यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है इस रीटेस्टिंग पे, इस रीटेस्टिंग की बात होती है। समझ में आया? हम्म। हम्म। यस। ओके, सो लेट्स गो बैक। तो गैप को कैसे ट्रेड करना है ये भी समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पर ये गैप है, ये फिल नहीं हुआ, रीटेस्टिंग भी डीप होनी चाहिए। रीटेस्टिंग का मतलब है एक स्विंग आपका रीटेस्ट करे, एक आपने एक कैंडल ऐसे आ रहा है और एक कैंडल आपको ऐसी रीटेस्टिंग मिल जाती है, वो रीटेस्टिंग नहीं है, बस एक स्विंग का रीटेस्ट होना चाहिए, ठीक। या स्विंग का रीटेस्ट होना चाहिए। दो बार आने का मतलब ये है कि पहली बार तो फेक हो गया ना, पहली बार जब उसने ब्रेक किया था, नीचे जाके ब्रेक करके अगले दिन वो ऊपर खुल गया था, तो वो तो उसका तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। अगली बार जब ब्रेक होगा तब रीटेस्ट करेगा, तभी तो हम ट्रेड लेंगे। और वापस अगर ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू नीचे जाता है तो फिर उसको ट्रेड करना ही नहीं है। आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे बेसिकली। हाँ, तो यहाँ पर पहली बार सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ, यहाँ से आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। अगेन लोअर हाइज है तो इसकी काउंटर ट्रेंड लाइन बनाकर वेट करो ब्रेक होने का। यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो अगेन व्हाट यू कैन डू कि लोअर हाइज हैं, वी कैन नॉट लाइक गो लॉन्ग, वी डोंट वांट टू गो लॉन्ग। अगेन एक यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ब्रेकआउट का वेट किया, यू कैन लाइक एंटर हियर, और एट द रीटेस्टिंग यू कैन एंटर, ठीक है। ऐसे आपको ट्रेड करना है। अब ये नहीं सोचना यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, ये नहीं सोचना कि हमारा गैप फिल नहीं हुआ, अब इसको भूल जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, अब मार्केट भी भूल चुका है, आप भी भूल जाओ, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैप्स गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। ओके, प्लीज रिपीट दैट कॉन्सेप्ट, गैप ट्रेंड का मूड चेंज करता है। गैप से सेंटिमेंट हिल जाते हैं। मान लो आपने कोई ट्रेड होल्ड कर रखी है, आप कल को सेलर्स के एरिया में डायरेक्ट खुल गए, तो वहां पे सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वहां से एग्रेशन की वजह से वो डायरेक्ट नीचे भी जा सकता है, उसका मतलब वो था। ओके देवेंद्र। यस। तो हाँ, okay. So yeah, guys, thank you so much. I want you to give me the overall feedback of the program, not just the feedback of this session, but the overall feedback of the program. So take your time, write your feedback, and send me. I'll take your doubts then. Okay, thank you. Please ask your doubts. Okay, Shreyank has shared one chart. Hopefully इस बार खुल जाए। Okay, श्रेयांक नहीं खुल रहा है चार्ट, कभी कभी प्रॉब्लम रहता है कुछ चार्ट्स के साथ, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। नहीं खुल रहा है। कैन डाइवर्जेंस बी अ गुड कॉन्फ्लुएंस? हाँ, मतलब अच्छा तरीका तो, मतलब एक अच्छा मेथड तो है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग रिट्रेसमेंट है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जितना स्ट्रांग है उतना स्ट्रांग तो नहीं है। आई रियरली यूज डाइवर्जेंस, जैसे कि ये एनर्जी का था, यहाँ पे यूज किया था। एक और मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल, टाटा पावर, है ना, उसको भी एक बार आप देख लो। लॉन्ग के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, मतलब वो हमने काउंटर ट्रेंड में देखा था, बट ट्रेंड ट्रेडिंग में कैसे देखेंगे, राइट। सो इस चीज को देखो, टाटा पावर, ठीक। ऑल राइट, सो द पॉइंट हियर इज दैट वी आर मेकिंग अ पुल बैक, राइट। तो यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ करके चल सकते हैं, यस और नो, है ना, इतना ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर अ पुल बैक, व्हाट अबाउट द प्राइस एक्शन लेवल?
तो अभी तो 50 को तोड़ दिया है, 61.8 को ही देखेंगे। ठीक है, कैंडल को देखते हैं क्या बनाते हैं कैंडल। ओके, कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आप लोग सपोर्ट ले रहे हो 61.8 पे, यस और नो? यस राइट। सो व्हाट यू कैन डू फॉर एडिंग कॉन्फ्लुएंस, व्हाट यू कैन डू हियर? Moving average, which one? Shivam, which moving average you will use? Just a guess. Price action support, price action का support हाँ है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट है। तो प्राइस एक्शन का लेवल यहाँ पर है, ठीक है। सो प्राइस एक्शन का लेवल है। बेसिकली व्हाट यू कैन डू, यू आल्सो कैन गो टू 1 वीक एंड यू कैन चेक लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक क्लियर लेवल आपको दिख जाएगी प्राइस एक्शन की, ठीक है, थोड़ा ऊपर, ठीक है। सो आपको दिखाई देगा यस एग्जैक्टली वी आर टेकिंग द सपोर्ट। हम्म 50 moving average, right? We can use 50 moving average. So this is how the 50 moving average looks like. Yes, yes, Shivam, yes, Shriyank. Hmm? All right. Anything else? So यहाँ पे प्राइस एक्शन का सपोर्ट भी है, फिबोनाची का यहाँ पे 61.8 का लेवल भी मिल रहा है। कैन वी गो लॉन्ग जस्ट एट दिस कैंडल? लोकेश इज सेइंग यस। मेकिंग लोअर हाइस, हाँ तो नितिन वो चीज तो रहती है ना, लोअर हाइस का हम देखते हैं, लोअर हाइस हम देखते हैं स्विंग के, है ना। कैंडल के लोअर हाइस को आप वैसे मत देखोगे, तो लोअर हाइस तो हमेशा रहेंगे। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप एक कंजर्वेटिव कैंडल को देखो, तब आपको एक हायर हाई दिखेगा, तब आप ऊपर जाना, ठीक है, वैसा। ऑल राइट, यू कैन ऑल्सो यूज डाइवर्जेंस एट दिस पॉइंट। वॉट यू हैव टू डू, कनेक्ट द स्विंग लोज, connect the swing lows, corresponding swing lows of the RSI. Can you see a divergence? Yes, right. So this is adding more confluence and you can go long. Okay. Yes. So जितने ज्यादा लोगों के साथ ट्रेड करोगे उतना जल्दी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। So this was one more example on the divergence. All right. So Elvis was saying that, to be honest, I have came across your page just 4 days back before joining. The post looks so attractive, so wanted to know what is the program about. Though throughout the session, I never felt like I made a wrong decision. The way you teach is remarkable, and my perception of trading has changed completely. You have delivered as promised. Will create an edge after this program. It's truly fulfilled. Thank you so much, Elvis. Thanks a lot. Yeah. So yeah, guys, please ask your doubts. Yes, you can do the same for intraday too. Okay, you can apply the same thing on intraday. All right. When will be added to Discord? Today. You will get the links today, both the WhatsApp and the Discord. Thank you so much. I'm really grateful to you. Thank you, Lokesh. Thank you. Any scanner for stock selection intraday? Yes, Sapan. We talked about that charting, right? तो वहां पे आप कुछ भी चीज कर सकते हो, वहां पे आपको इंडिकेटर्स के लिए भी मिल जाएगा। वहां पे हमने कैंडल्स भी बनाई थी, है ना, उसको 2-3 बार हमने देखा था प्रोग्राम में। सो यू कैन यूज दैट इंडिकेटर। ट्रेडिंग व्यू का भी इंडिकेटर है,
लेकिन वहाँ मैंने ट्राई किया, लेकिन उतने अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं नहीं, उतना अच्छा स्कैनर है नहीं वहाँ का, इसीलिए चार्टिंग बेस्ट है। वहाँ पे आप एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। जो भी आपने यहाँ पे इंडिकेटर करते हो, आप वहाँ पे एक सिस्टम बना सकते हो। दोबारा जल्दी मिलेंगे, वी विल हैव अ डाउट सेशन वेरी सून। आपको टाइम दिया जाएगा कि आप रिवाइज कर पाओ, सारी चीज इंप्लीमेंट करो आराम से, ठीक। फिर डाउट सेशन रखेंगे, और उसके बाद मंथली डाउट सेशन तो होते हैं, तो मंथली चांस चांस मिलेगा हमको, ठीक है। Dhananjay is saying, thank you, Nitin. These lessons have been great, and thank you for providing the recordings. They are a blessing for people working long hours. Thank you so much, Dhananjay. 5% stop loss is too wide for IndusInd Bank. हाँ, ऐसा नहीं है रोशन, क्योंकि आप अगर रिवॉर्ड की बात करोगे तो अगर 5% का उसका स्टॉप लॉस है, तो उसका 10% का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड। वॉलेटाइल ज्यादा है, तो अगर वॉलेटिलिटी उसकी नीचे की ज्यादा है, तो उसकी वॉलेटिलिटी ऊपर की भी तो ज्यादा है ना। 2 दिन में, 3 दिन में यू कैन अचीव मोर देन लाइक 10%, 12%। दैट इज वाई। Thank you so much, Priya. I have learned a lot from this course, and I now feel very confident in taking trades. Thank you, Shriyank. Thank you. All right, guys. So if there are no doubts, then please type N, and also please send me your overall feedback on my WhatsApp as you are saying, है ना। So वो send करना, and I'll send you the WhatsApp link and the Discord link. Okay. All right. Okay, guys. So let's end here. Okay. And we'll meet soon in the doubt session. Okay. Thank you. Thank you.